हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ द फोर्थ सेशन ऑफ क्यू बाई क्यू एनालिसिस एंड आज की इस वीडियो सेशन में हम सीआरवाई के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो दिसंबर 2025 में आया था। आपको इतना तो पता ही होगा कि जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है और जो पढ़ भी रहे हैं, सीआरबीआई का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है और जिसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट 40 मार्क्स का आता है, वैल्यूएशन वाला पार्ट 20 मार्क्स का आता है, इंसॉल्वेंसी का जो पोर्शन है वो 50 मार्क्स का आता है। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से क्वेश्चन नंबर 1 2 और जो इसके ऑप्शन में 2A आया था, और वैल्यूएशन का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में पूछा गया था। एंड इंसॉल्वेंसी का जो 50 मार्क्स वाला पोर्शन है वो क्वेश्चन वहां से क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 6A आया था। तो ये बाइफर्केशन है इस क्वेश्चन पेपर का। तो जैसे कि हम देखेंगे पार्ट 1 में जो है एक लॉन्ग केस स्टडी आई थी, इसको हम बेसिकली बाद में सॉल्व करेंगे। थोड़ा एनालिटिकल थी और थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन भी इसमें से पूछे गए थे, तो इसको हम थोड़ा एंड में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सारे ही क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन स्किप करेंगे। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है Vrisha Limited, a company listed on the NSE, has a total number of 11 crore issued and fully paid up equity share as on 31st May 2025, out of which retail and other public shareholder hold 2575 2 crore 57 lakh 50,000 shares, mutual fund hold 40 lakh shares, and the foreign portfolio investors hold 32 lakh 50,000 shares, and insurance company hold 5 lakh 50,000 shares. तो बेसिकली बाइफर्केशन दिया हुआ है। रेस्ट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। ठीक है। एक्सप्लेन करना है हाउ इज द मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग डिराइव बेस्ड ऑन द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957। तो बेसिकली इसमें क्या पूछा गया है, क्या आपको एक्सप्लेन करना है कि मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग होती क्या है, इसको डिराइव करना है। कैसे डिराइव करना है? बेस्ड ऑन द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स में दी गई है। ठीक है। तो प्रोविजन बेस्ड है ये बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है। और आल्सो डिटरमाइन वेदर ऋषा लिमिटेड इज कंप्लायंट विद द मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म, कि ऋषा लिमिटेड कंप्लायंट है या नहीं है, और आपने आंसर को विद कैलकुलेशन के साथ सपोर्ट करना है। तो क्वेश्चन जो है बेसिकली 3 पार्ट में पूछा गया है। पहला आपको ड्राइव करना है, बेसिकली प्रोविजन लिखना है। ठीक है। उसके बाद प्रोविजन के बेसिस पे आपको एनालाइज करना है इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ऋषा लिमिटेड जो है वो कंप्लाइंट है या नहीं है। और कंप्लाइंट आप कैसे पता लगाएंगे? जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन भी आपको देनी है। ठीक है। आपका आंसर में कैलकुलेशन भी होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप कंक्लूड करेंगे कि ऋषा लिमिटेड कंप्लाइंट है या नहीं है। अगर आप इस तरीके से लिखाएंगे तो बेसिकली फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। अब मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग पूछा गया है। अच्छा, मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो ड्राइव्ड है बेस्ड ऑन द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दिया गया है। और कहाँ पे डिफाइंड है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957 में। कौन सी रूल में? रूल 19A है। उसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग हमें मेंटेन करनी होती है। पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी होती है कितनी? एटलीस्ट 25% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो हमें कितनी मेंटेन करनी है पब्लिक शेयर होल्डिंग? एटलीस्ट 25% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और इससे अगर हम ट्राई करेंगे अपना मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो क्या क्या बनता है? 75% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जो होगी वो नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग? दैट इज 75% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो प्रमोटर हेल्ड कर सकते हैं वो कितना हेल्ड कर सकते हैं? 75% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है। मान लो अगर बेसिकली मैक्सिमम 75 है, तो क्या प्रमोटर जो है अगर किसी कंपनी में 70% है तो उस केस में क्या होगा? पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 30% हो जाएगी। ठीक है। ये 25 से नीचे नहीं जानी है और ये 75% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। ये रेशियो इसमें मेंटेन करना होता है। रूल 19A में ये लिखा हुआ है, तो ये प्रोविजन आपको लिखना था। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। मैंने एक रफली कैलकुलेशन यहाँ पे करी हुई है। रेशिया लिमिटेड है, बेसिकली इसके अगर हम शेयर कैपिटल देखें तो कितनी थी? दैट इज 100% इसकी देखें तो 1100, और बेसिकली ये दी हुई थी, जिसमें रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेसिकली कितने होल्ड करते हैं वो लिखा हुआ था। ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड कितने होल्ड करता है? 40 लाख। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और अदर जितने भी दे रखे हैं 5,50,000। तो इनका सबका टोटल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। 3,35,50,000। उसके बाद बैलेंस अगर हम देखें तो बैलेंस कितना बचा है? दैट इज 7,64,50,000 बेसिकली बैलेंस बचता है। तो प्रमोटर ग्रुप ये किसके पास होगी? जब ये बेसिकली पब्लिक के पास है तो ये किसके पास होगा? प्रमोटर ग्रुप के पास होगा, जो कि कितना होगा? 69.5% होगा। अच्छा, ये हम 69.5% कैसे लेके आए? बेसिकली इसके रेफरेंस में हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है। तो 7 करोड़, सॉरी 64,50,000 को जब हम 11 से डिवाइड देंगे, 11 करोड़ से, और इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 69.5% आएगा। तो 69.5% जो है वो किसके पास है? प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास है। तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, और हमें कि हम वृषा लिमिटेड जो है कंप्लाइंट है या नहीं है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? मैक्सिमम 75%, और मेरे इस वाले केस में क्या है? 69.5% प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास है, और रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग जो है
31.5% वो किसके हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है। तो एटलीस्ट 25% वाली भी मेंटेन हो रही है यहाँ पे। तो इस केस में कंप्लाइंट है या नहीं है, हाँ तो कंप्लाइंट है। तो पहले आपको प्रोविजन लिखना था 19A का, उसके बाद रिशा लिमिटेड की कैलकुलेशन दिखानी थी आपको, फिर उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन देना था कि कंप्लाइंट है या नहीं है, और कैलकुलेशन दिखानी थी। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, बेसिकली बॉक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो बॉक्स आपकी मॉड्यूल में छोटे छोटे बॉक्स में रहते हैं ना, तो वहाँ पे बेसिकली क्लियरली स्पेसिफाई लिखे हुए है क्वेश्चन विद हेडिंग कि कैसे मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग डिराइव होती है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जब आप मॉड्यूल पढ़ेंगे, जब आप मॉड्यूल से बेसिकली एक बार स्टडी जरूर करें, और जब भी मॉड्यूल पढ़े तो छोटे छोटे बॉक्स हैं, क्योंकि बॉक्स से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार, तो वो छोटे छोटे बॉक्स भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे आईबीसी में भी क्वेश्चन बॉक्स से आया हुआ है। ठीक है, तो वो छोटे छोटे बुक्स पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। जब भी कहते हैं कि मॉड्यूल से पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वो पूछता है बॉक्स से कहीं से भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर वाज अ बी पार्ट, देयर वाज अ इंटर से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, there was an inter-se transfer of share of 0.3% between two co-promoters. However, as a result of the inter-se transfer, the shareholding of one of the promoter, that is the purchaser, notice increased from 24.74 to 25.04, thereby breaching the threshold limit of 25% as provided under regulation number 31, read b 33 of the takeover regulation. The total shareholding of the promoter group did not change and it remained at around 25%. तो यहाँ की कहानी समझ लेते हैं थोड़ी, क्या थी कि इंटर से ट्रांसफर हुआ है, प्रमोटर प्रमोटर के बीच में ही ट्रांसफर हुआ। कितना ट्रांसफर हुआ, 0.30 का हुआ बिटवीन द टू प्रोमोटर्स। ठीक है, जिसमें एक प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो 24.74 से 25.04 हो गई, और उसने क्या ब्रीच कर दी लिमिट 25% की, जो कि बेसिकली रेगुलेशन 3(1) में दी हुई है। जब हम लिमिट ब्रीच कर देते हैं तो लिमिट ब्रीच करने से पहले हमें क्या पता, ओपन ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट देना होता है। ठीक है, तो वो इसी की बात कर रहा है। टोटल शेयर होल्डिंग तो प्रमोटर ग्रुप, टोटल शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर ग्रुप ग्रुप की वो 45 ही है, पर इंटर से ट्रांसफर, प्रमोटर प्रमोटर के बीच में जो ट्रांसफर हुआ उससे एक प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है वो 25 से ऊपर चली। ठीक है, द नोटिस ही आर्ग्यू दैट अबव मेंशन एक्विजिशन डज नॉट ट्रिगर द एप्लीकेबिलिटी। अब नोटिस ही क्या कह रहा है, जिसको नोटिस आया वो क्या कह रहा है, मुझ पे रेगुलेशन 31 और 33 नहीं लगेगी। एज अ सेड एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय द नोटिस ही वाज इंटर से ट्रांसफर अमंग द प्रमोटर एंटिटीज, ओवरऑल शेयर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है, प्रमोटर एंटिटीज की ही जो बेसिकली प्रमोटर एंटिटीज के बीच में ही ट्रांसफर हुआ है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग है 45% वो नहीं चेंज हुई है आफ्टर द सेड एक्विजिशन। डिसाइड द मैटर विद रेफरेंस टू डिसाइड केस लॉ। अब इसमें केस लॉ कौन सा है, केस लॉ का क्वेश्चन था ये। तो इसमें केस लो जो था वो ये जो आपका चैप्टर है टेक ओवर, वहां से आया था। केस लो जो है पटेल एयरटेम इंडिया लिमिटेड वाला एक केस लो है आपकी बुक में, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ था। और उसका बेसिकली उसमें रेगुलेशन नंबर 1, रेगुलेशन नंबर 3(1) अगर आप देखेंगे, रेगुलेशन नंबर 3(1) क्या कहता है, एक्वायरर प्लस पर्सन एक्टिंग कंसर्ट, अगर एक्वायर करते हैं 25% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर, तो वहां पे ट्रिगर हो जाता है 3(1). 3(3) क्या कहता है, इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग है 25%। 3(3) जो है रेगुलेशन जो नंबर 3, सब रेगुलेशन 3 वो इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग की बात करता है। इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग अगर 25% और उससे ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये ट्रिगर हो जाती है 3(3), इररेस्पेक्टिव वेदर देयर इज अ चेंज इन द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग। तो ये वही वाली बात कर रहा है, उसको एग्रीगेट से मतलब ही नहीं है। अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग अगर आपकी इंक्रीज हो रही है 25% और उससे ज्यादा जा रही है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट आपको देना ही, मतलब ओपन ऑफर आपको देना ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको केस लो लिखना था और उसका जजमेंट लिखना था। केस लो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, केस लो का नेम जो है पटेल एयरटाइम इंडिया लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन भी प्रोविजन बेस्ड था, इसमें आपने रेगुलेशन समझ ली। ठीक है, उसका रेगुलेशन को आपको कंक्लूड करना था। 3(1) और 3(3) की कहानी इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये कह रहा था 3(1) और 3(3) की कहानी है ही नहीं, जबकि 3(3) तो बोलता है, 3(3) क्या बोलता है, इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग जो है 25% और उससे ऊपर अगर जाती है इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग, यहाँ प्रमोटर प्रमोटर एंटिटी की बात ही नहीं करता, पर्सन एक्टिंग कंसर्ट की बात ही नहीं करता। ठीक है, तो उस केस में आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो एक बार आप जजमेंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को क्लैरिटी और चाहिए, उसमें बेसिकली बताया गया है कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट को एक्सप्लेन करा हुआ है कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट यहाँ पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनके जो अगर मैं बात करूँ कि इनका जो टारगेट था वो बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है, तो इसमें वो पर्सन एक्टिंग कंसर्ट में भी काम नहीं होंगे, पर वो 3 अगर रेगुलेशन 3(3) में बढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली स्पेसिफाई है। उसके बाद अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सी पार्ट पढ़ते हैं। अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सेक्शन 230 and 232 of the Companies Act 2013, in case of merger or amalgamation, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, सी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का।
Under the framework of Section 230 and 232 of the Companies Act 2013, in case of merger or amalgamation, the meeting of the shareholder and creditors are conducted. मतलब मीटिंग हो चुकी है shareholder and creditors की. After obtaining and in compliance with the NCLT direction, where the proposed compromise or arrangement is agreed to by the member and the creditor or both, as the case may be. The second motion application for sanction of the scheme praying for appropriate order and direction is filed as per Section 230 and 232 of the Companies Act 2013 और रूल भी दे रखा है यहाँ पे. As the advisor to the manager and explain who is responsible for filing the second motion application and within what time frame must be filed. तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 230 और सेक्शन 232 में बेसिकली एनसीएलटी को हमने एप्लीकेशन दी थी, एनसीएलटी का डायरेक्शन आया था और एनसीएलटी का डायरेक्शन आया था उसके अकॉर्डिंग हमने मीटिंग भी कर ली और मीटिंग में अप्रूवल भी ले लिया. ठीक है, ये सब क्वेश्चन में गिवन. अब इसमें बोल रहा है सेकंड मोशन एप्लीकेशन भी हमने बेसिकली फॉर प्लेइंग द एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड डायरेक्शन फाइल कर दी. अब इसमें आपसे पूछ रहा है कौन रेस्पॉन्सिबल है सेकंड मोशन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एंड विद इन व्हाट टाइम फ्रेम हमें बेसिकली वो फाइल करनी है. तो डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ रहा है हु इज रेस्पॉन्सिबल एंड विद इन व्हाट टाइम फ्रेम इट मस्ट बी फाइल्ड. हु इज रेस्पॉन्सिबल एंड व्हाट टाइम फ्रेम इट मस्ट बी फाइल्ड. तो फाइलिंग ऑफ सेकंड मोशन एप्लीकेशन हु इज रेस्पॉन्सिबल, कंपनी और या फिर अगर बाइंडिंग अप का केस है तो किस उस केस में लिक्विडेटर है. ठीक है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, कंपनी, और बाइंडिंग अप का केस है तो लिक्विडेटर. और कितने टाइम फ्रेम में बेसिकली हमें फाइल करनी होती है, विद इन 7 days में. Within 7 days of the receipt of the certified true copy of the order of NCLT and filing of report by the chairperson. किस फॉर्म में जाती है, CA5 में. ठीक है, तो कितने डेज में, विद इन 7 days. टाइम फ्रेम पूछा है ना तो आपको टाइम फ्रेम बताना पड़ेगा. विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ द सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी में और CA5 में बेसिकली हम फाइल करते हैं. ठीक है, तो आपको प्रोविजन और रूल का रेफरेंस भी यहाँ पे देना था तो वो भी आप देंगे. प्रोविजन और रूल का रेफरेंस वैसे ऑलरेडी रूल यहाँ पे दिया हुआ है पर आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए रूल 15 और सेक्शन भी. ठीक है, आपके आंसर में, क्योंकि प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है तो सेक्शन और रूल आपके सेक्शन में होना ही चाहिए. ठीक है, और रूल यहाँ पे दिया हुआ है already. चलिए डी पार्ट देखते हैं. डी पार्ट क्या बोलता है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मॉल कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द एंटिटीज विद लिमिटेड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन स्केल. तो किसकी बात करता है, किस कॉन्सेप्ट की बात करता है, स्मॉल कंपनी की बात करता है. ठीक है, तो कहाँ पे डिफाइंड है स्मॉल कंपनी, कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में. You are a large consulting firm and tasked with assessing whether the following company qualify as a small company for the financial year 2024 and 25. यानी कि 24-25 के लिए मुझे फाइनेंशियल ईयर के लिए देखना है कि जो नीचे दी गई कंपनी है वो स्मॉल कंपनी के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे एज पर सेक्शन 285. ठीक है, पोस्ट सितंबर 2022 अमेंडमेंट. ठीक है, सो एज टू एनेबल देम टू एंजॉय वेरियस कंप्लायंस रिलैक्सेशंस एंड बेनिफिट. सेक्शन स्मॉल कंपनी को काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, कंप्लायंस के नॉर्म्स में. तो उस वो वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है. तो गिव रीजन फॉर योर क्लासिफिकेशन, और आपको रीजन देना है क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको प्रोविजन मेंशन करना है जब भी तो आप बेसिकली क्लासिफाई कर पाएंगे. मतलब प्रोविजन आपको पता होना चाहिए. तो डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. गिव रीजन पूछ रहा है तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ही पहले मैं सबसे पहले उसको बताऊंगा. क्वेश्चन में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी ही लिखनी है. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोस्ट सितंबर 2022 अमेंडमेंट. स्टूडेंट्स को पता होगा कि लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी आई थी 1 दिसंबर 2025 को. वो वाली अमेंडमेंट मुझे कंसिडर नहीं करनी है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये पेपर तो आपको बेसिकली 21 दिसंबर से तो आपके पेपर ही स्टार्ट हुए थे. ठीक है, 21 और 22 दिसंबर से. तो ये वाली अमेंडमेंट तो मैं कंसिडर करूंगा ही नहीं. कुछ स्टूडेंट को पता होगा उस टाइम पे अगर कि जो लिमिट जो थी वो एनहांस हो गई थी, वो नहीं कंसिडर करनी है. 2022 में जो अमेंडमेंट आई थी उसके बाद से प्रोविजन क्या थे, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ एंड ये एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड टर्नओवर कितना, टर्नओवर नॉट एक्सीड 40 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़. ठीक है, अगर इसमें दोनों में से एक भी लिमिट मेरी एक्सीड हो गई, एक भी लिमिट एक्सीड हो गई, तो बेसिकली वो क्या बन जाएगी, नॉन स्मॉल कंपनी. यानी कि अगर मैं बोलूँ मेरी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है और टर्नओवर 38 करोड़ है, तो बेसिकली एक लिमिट मेरी ब्रीच हो गई तो मैं क्या बन जाऊंगा, नॉन स्मॉल कंपनी. दोनों ही मेरी ऐसी हैं, 3.5 करोड़ एंड 38 करोड़ या 40 करोड़ ही है. ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो स्मॉल कंपनी कहलाई जाएगी. तो ये एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों लिमिट मुझे चेक करनी है. ठीक है, सेकंड बात, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. क्या एक्सेप्शन है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. यानी कि अगर मैं अगर चाहे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन है या होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाती है. सेक्शन 8 कंपनी है. ठीक है, तो वो भी नॉन स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाती. और कंपनी गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, और अगर कोई कंपनी स्पेशल एक्ट से गवर्न है, ठीक है, यानी कि वो अपने स्पेशल एक्ट में ही इंकॉर्पोरेट हुई है, तो उस केस में भी वो नॉन स्मॉल कंपनी मानी जाएगी. ठीक है, चलिए देखते हैं ये कुछ एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, अगर नॉट फॉल इन एग्जाम्पशन है, इन एग्जाम्पशन में फॉल नहीं करेगी तो वो मतलब स्मॉल कंपनी जो है वो इन एग्जाम्पशन में फॉल नहीं करनी चाहिए. अगर वो इन सेक्शन में फॉल कर गई तो वो क्या बन जाएगी, नॉन स्मॉल कंपनी बन जाएगी. ठीक है, अब देखते हैं वो जो कंपनीज दे रखी हैं उनके बारे में देख लेते हैं. पहला, अगोया प्राइवेट लिमिटेड.
जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 4 करोड़ है, तो हमारी हमारी लिमिट भी कितनी है, 4 करोड़ है। टर्नओवर 47 करोड़ है, तो बेसिकली इस केस में 40 करोड़ से एक्सीड हो गई, तो मेरी लिमिट ब्रीच हो गई, तो ये क्या बन गई, नॉन स्मॉल कंपनी बन गई। तो ठीक है, तो ये क्राइटेरिया में क्या बन गई, नॉन स्मॉल कंपनी। ठीक है, उसके बाद एक्सिलिबियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी पेड अप कैपिटल 3.96 करोड़ है, टर्नओवर इसका 36.6 करोड़ है, दोनों ही लिमिट के अंदर है, 4 करोड़ और 40 करोड़ दोनों ही लिमिट के अंदर है। पर 51% ओन बाय द जोय प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एक्सिलिबियर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के 51% कौन होल्ड करता है, जोय प्राइवेट लिमिटेड का। तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सिलिबियर सर्विस लिमिटेड क्या है, एक सब्सिडरी कंपनी है, तो क्या ये स्मॉल कंपनी कराई जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये क्या है, नॉन स्मॉल कंपनी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, ग्लाइडर प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, 2 करोड़ है, टर्नओवर कितनी है, 25 करोड़ है। ठीक है, तो अगेन ये दोनों लिमिट के अंदर है, पर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल का ये भी एक्सेप्शन है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में, तो ये क्या बन जाएगी, नॉन स्मॉल कंपनी बन जाएगी, तो अगेन ये भी बाहर है। जमना प्राइवेट लिमिटेड 4 करोड़ पेड अप कैपिटल, टर्नओवर 40 करोड़ है, तो दोनों ही लिमिट के अंदर है, दोनों ही लिमिट ब्रीच नहीं कर रही। रजिस्टर अंडर सेक्शन 8 कंपनी, अगेन एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नॉन स्मॉल कंपनी। ठीक है, ये भी नॉन स्मॉल कंपनी, ये भी नॉन स्मॉल कंपनी, ये भी नॉन स्मॉल कंपनी। गोल्डा प्राइवेट लिमिटेड 3.66 करोड़ पेड अप कैपिटल है, टर्नओवर 38.2 करोड़ है, तो क्या दोनों ही लिमिट के अंदर है, पर होली ओन्ड बाय फैमिली मेंबर्स है, तो ऐसे तो कोई एक्सेप्शन है नहीं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, मैं बोलूँ तो ये क्या है, ये स्मॉल कंपनी की क्राइटेरिया में ही फॉल करेगी, और स्मॉल कंपनी तो एक ही स्मॉल कंपनी है, दैट इज गोल्डा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसमें हमारा होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप आ गया था, इस वाली सेकंड वाले में। ठीक है, और पहले वाले में हमारा टर्नओवर की लिमिट रीच हो गई थी, और दूसरा स्पेशल एक्ट वाला केस था, तीसरा सेक्शन 8 होने वाला था। ठीक है, तो ये ही पहले आपको प्रोविजन लिखना था, प्रोविजन विद एक्सेप्शन लिखना था। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन करके आपको ये क्राइटेरिया लिखना था, दैट इज फर्स्ट अगोया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में लिखना था, कि ये पूरा एक्सप्लेन करना था कि इसमें टर्नओवर आपका एक्सीड कर गया, लिमिट ब्रीच हो गई, तो ये कंसीडर करी जाएगी नॉन स्मॉल कंपनी, ऐसे करके आपको सारा ही एक्सप्लेन करना था, रीजन देने थे सबके। ठीक है, प्रोविजन आपको ऊपर ही लिखना था एक बार। उसके बाद इसके अल्टरनेटिव में 2A में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार ये देख लेते हैं। While the Companies Act 2013 provide the enabling provision for cross-border mergers, such as merger triggered a range of compliance obligations under the other key regulation, also including the FEMA and the Competition Act 2002. Justify the statement explaining how these law regulate the cross-border merger beyond the provision of the Companies Act 2013. Cross-border का merger Companies Act में तो specify है ही है, उसके बाद अगर हम देखेंगे FEMA की regulations में भी, फैमा की रेगुलेशंस में भी क्रॉस बॉर्डर मर्जी की बात होती है, और कॉम्पिटिशन एक्ट में भी क्रॉस बॉर्डर मर्जी की बात होती है। ठीक है, तो ये वही दिया गया है कि बहुत सारे कंप्लायंसेज हैं, रेंज ऑफ कंप्लायंसेज हैं जो बेसिकली फैमा में है और कॉम्पिटिशन एक्ट में है, इन एडिशन टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमें वही एक्सप्लेन करना है कैसे वो जो कंप्लायंसेज हैं फैमा और कॉम्पिटिशन एक्ट वो रेगुलेट करते हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स को बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी थी आपको, तो प्रोविजन आपको मेंशन करने थे, बताने थे, अगेन ये भी प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो explaining the provisions give under the FEMA Act, Competition Act to regulate the cross border merger। ठीक है, तो FEMA में क्या है, इनबाउंड मर्जर आउटबाउंड मर्जर के बारे में बताया गया है। ठीक है, रेगुलेशंस में दिया हुआ है ना, इनबाउंड मर्जर एंड आउटबाउंड मर्जर। डीम्ड अप्रूवल की बात करता है 25A ऑफ द, वो तो 25A अगर आप 25A ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन रूल कंप्लाई करते हैं तो डीम्ड अप्रूवल मिल जाता है आरबीआई। ठीक है, तो इनबाउंड और आउटबाउंड मर्जर के बारे में बताया गया, तो वो आपको बताना था। कॉम्पिटिशन एक्ट और भी सारी जो रेगुलेशंस में दी हुई हैं, तो वो भी आपको लिखनी थी। कॉम्पिटिशन एक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो कॉम्पिटिशन एक्ट में लिमिट्स गिवन है कुछ एसेट और टर्नओवर की, अगर वो एक्सीड कर जाती है तो कॉम्पिटिशन कमीशन क्या था, एग्जामिन करता है कॉम्बिनेशन को। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेज हमें बेसिकली सबमिट कराना होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सब कंप्लायंसेज हैं, तो ये कंप्लायंसेज आपको मेंशन करने हैं, तो इस स्टेटमेंट को बेसिकली जस्टिफाई करना था कैसे ये कंप्लायंसेज जो है रेगुलेट करते हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर को। ठीक है, तो जो लिमिट्स गिवन है एसेट टू टर्नओवर की, अगर उससे एक्सीड कर जाता है, ठीक है, तो फिर कॉम्पिटिशन कमीशन एग्जामिन करता है कॉम्बिनेशन को, अगेन फिर वो नोटिस जाता है, नोटिस में क्या क्या स्पेसिफाई होना चाहिए, वो सब कुछ बेसिकली सीसीए एक्ट में लिखा हुआ है, तो वो सब यहाँ पे आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Demerger is a method of corporate restructuring by which business unit or subsidiary of a company become an independent entity from its parent entity. The parent firm distributes share of a subsidiary company to its shareholder through a stock dividend. In most cases, demerger unlock hidden shareholder value. Comment on the applicability of Ind AS 103 for demerger transactions. यानी कि सिंपल आपको क्या बताना, एप्लीकेबिलिटी बतानी थी डीमर्जर की। अगेन मैं ये भी Ind AS 103 की बात कर रहा है, तो ये भी प्रोविजन बेस्ड ही है। ठीक है, तो डीमर्जर की एप्लीकेबिलिटी बतानी थी, सॉरी,
इंड एस 103 की एप्लीकेबिलिटी बतानी थी डीमर्जर ट्रांजेक्शन पे, तो क्या एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में हम ये समझ लेते हैं, डीमर्जर जो है वो बेसिकली कहाँ पे डिफाइंड है? इन इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। कहाँ पे? सेक्शन 219 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें बेसिकली डीमर्जर डिफाइन किया गया है। ठीक है। उसके बाद उसमें ना बहुत सारी कंडीशंस है, 4-5 कंडीशंस हैं। अगर बेसिकली हम उनको फुलफिल करते हैं, अगर हम सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं, तो हमें बेसिकली टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। इफ कंडीशन गिवन आर मेट, अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। अब एक कंडीशन क्या है? एसेट एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी, यानी कि ऐसे वन ऑफ द कंडीशन जो सेक्शन 219 ए में प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या है? एसेट एंड लायबिलिटी जो है हम रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांसफर कंपनी रिकॉर्ड करेगी एट द बुक वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, यानी कि बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है। जबकि इंड एस 103 क्या कहता है? रिकॉर्ड करेंगे एसेट एंड लायबिलिटीज एट द फेयर वैल्यू इन केस ऑफ दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, नॉन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन जो होंगी। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम एसेट एंड लायबिलिटीज को, जब हम इंड एस 103 फॉलो करेंगे डीमर्जर में, तो रिकॉर्ड करेंगे एसेट एंड लायबिलिटीज एट द फेयर वैल्यू पे। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? अगर हम ये वाली कंडीशन फुलफिल करेंगे, एसेट एंड लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो उस केस में हमें टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, पर हमारा इंड एस तो लग जाएगा। ठीक है। इंड एस लग जाएगा। तो एप्लीकेबिलिटी की बात में यही बात है, आपकी बुक में वो छोटा सा गिवन है। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी को लेकर, पर इंड एस 103 लगेगा। इंड एस 103 लगेगा, पर हम एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर वो तो डीमर्जर ही नहीं किया जाएगा इस पर इनकम टैक्स एक्ट, इसमें सर इस वाली डेफिनेशन में ना एक्सेप्शन है। यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन दी हुई है प्रोवाइजो के उसमें। ठीक है। कि अगर आप इंड एस 103 कंप्लाई, अगर आप बेसिकली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं इन कंप्लाइंग ऑफ द इंड एस 103, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं या फिर डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। मतलब मेरी ये बात बोलो तो सेक्शन 219 ए में आप फॉल करेंगे अगर आप इंड एस 103 कंप्लाई कर रहे हैं और एसेट एंड लायबिलिटीज आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। बट उस केस में क्या होगा? टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उस केस में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट में सिंपल एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ, यानी कि जो कंडीशंस डीमर्जर के लिए दी गई है, कहाँ पे? सेक्शन 219 ए में। ठीक है। उनको अगर सारी की सारी कंडीशन आप कंप्लाई करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अगर आप उनमें से कंप्लाई आप इनको नहीं करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहली बात तो आप ये समझिए। ठीक है। अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। हम यहाँ पे एक कंडीशन कंप्लाई नहीं करेंगे, कंडीशन कंप्लाई नहीं करेंगे मतलब वो एक्सेप्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो वो क्या है? इंड एस 103 की। तो जो कि क्या बोलता है? रिकॉर्ड एसेट एंड लायबिलिटीज एट द फेयर वैल्यू इन केस ऑफ नॉन बिजनेस कॉम्बिनेशन, नॉन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन जो होते हैं उस केस में हम फेयर वैल्यू पे है, क्योंकि इंड एस को हमें कंप्लाई करना है और इंड एस की ये वाली एक्सेप्शन आपकी डीमर्जर की डेफिनेशन में दी गई। ठीक है। सिंपल सी बात है। ये आपको एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होता है, यस हाँ एप्लीकेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। That is Governor Limited. Governor Limited is a company with two class of equity shareholder. Class A founders and promoters, and Class B that is public investors. Both classes initially held equal voting rights and dividend entitlements. ठीक है। यानी कि दो क्लास में इक्विटी शेयर होल्डर दो क्लास में डिवाइडेड है, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए में क्या है? फाउंडर है, प्रमोटर है। क्लास बी में क्या है? पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं। दोनों ही क्लास में जो है इक्वल वोटिंग राइट डिवाइडेड है, मतलब इक्वल वोटिंग राइट डिविडेड एंटाइटलमेंट है। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास किया टू वेरी द राइट ऑफ द क्लास बी शेयर होल्डर्स, reducing their voting power and prioritizing dividend payouts to the class A shareholders। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया और इनके जो राइट्स हैं वो चेंज कर दिए। ठीक है। वोटिंग पावर रिड्यूस कर दिया और प्रायोरिटाइज कर दिया डिविडेंड पे आउट को, क्लास ए शेयरहोल्डर को डिविडेंड पे आउट। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? ए ग्रुप ऑफ क्लास बी शेयरहोल्डर, अ ग्रुप ऑफ क्लास बी शेयरहोल्डर होल्डिंग 12% ऑफ द टोटल इक्विटी। कितना इक्विटी का पार्ट है? 12%। चैलेंजेस दिस मूव क्लेमिंग दैट वेरिएशन इन अनफेयर, वेरिएशन जो ये वेरिएशन हुआ है जो राइट्स में, शेयरहोल्डर के राइट्स में, वो अनफेयर है और प्री जुडिशियल है। ठीक है। अनफेयर है और प्री जुडिशियल है। The company argued that the changes are necessary for long-term strategy control। अब कंपनी रीजन दे रही है क्योंकि चेंजेस जरूरी थे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कंट्रोल के लिए, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए। एज अ लीगल एडवाइजर to the minority class B shareholder, critically analyze the legal framework of the Companies Act governing the variation of the right of the equity shareholder। यानी कि प्रोविजन बेस्ड अगेन ये भी, क्योंकि यहाँ तो आपको लिख के दे रहा है वो, एनालाइज द क्रिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी कि आपको एनालाइज करना है क्रिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है जी। गवर्निंग द वेरिएशन ऑफ द राइट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, जो गवर्न करता है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन कौन सा है? 48। 48 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 है। देखो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, समराइज कर रखा है। क्लास ए क्लास बी इक्वल वोटिंग राइट डिविडेंड एंटाइटलमेंट है। सेकंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास कर टू वेरी द राइट ऑफ क्लास बी शेयर होल्डर, एंड क्लास ए शेयर होल्डर का भी हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है, बोर्ड के पास पावर है या नहीं, अल्टीमेट क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, जो पार्टी है वो क्लास बी शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं, क्लास बी होल्डर बोल रहे हैं कि क्लेम करें कि ये जो वेरिएशन हुआ है वो अनफेयर और प्री जुडिशियल है। ठीक है, सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट में प्रोसीजर लिखा हुआ है, बेसिकली अप्रूवल ऑफ द क्लास ऑफ द शेयर होल्डर। हमें उस क्लास ऑफ शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है जिसके हम डिविडेंड राइट को, जिसके हम बेसिकली शेयर होल्डर राइट्स को वेरी करते हैं, उसका बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है उस क्लास से। सेपरेट मीटिंग कन्वीन करानी होती है, सेपरेट मीटिंग होती है उनमें, यानी कि इस केस में सेपरेट मीटिंग होनी चाहिए थी क्लास बी शेयर होल्डर्स की, सेपरेट मीटिंग्स होनी चाहिए थी क्लास बी शेयर होल्डर्स की। और क्लास बी शेयर होल्डर 12% जो है उनसे बेसिकली अप्रूवल लिया जाता है। कितना अप्रूवल लेना जरूर होता है, दैट इज 3/4 ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास। ठीक है, 3/4 यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करते हैं। तो स्पेशल रिजोल्यूशन से बेसिकली ये रिजोल्यूशन पास भी होना चाहिए था उनकी सेपरेट मीटिंग्स में। फिर अगेन दो बातें और दी हुई हैं, कैंसिलेशन ऑफ वेरिएशन, कैंसिलेशन ऑफ वेरिएशन किए जा सकते हैं अगर कोई क्लास शेयर होल्डर को मतलब 10% ऑफ द क्लास शेयर होल्डर को नहीं लगता सही कि वो वेरिएशन, तो उसको वेरिएशन के अगेंस्ट, तो ये वाला वो केस नहीं है। यहाँ पे पहले ही वाला केस इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल लेना था, अप्रूवल लिया ही नहीं है। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना था, सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें अप्रूवल लेना था, सारी आपको रिक्वायरमेंट लिखनी थी अप्रूवल की। उस केस में फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखने थे कि फैक्ट ऑफ द केस में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खुद से ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया और अप्रूव कर दिया वेरिएशन को। ठीक है, और उसके बाद फिर देन आपको कंक्लूजन लिखना था। ठीक है, तो ये प्रोविजन आपको पता होना चाहिए था। अगेन कंपनी एक्ट से ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। Messrs. WINC, a foreign company, hold 100 share in Messrs. I Limited, an Indian company, at their 10 per share for the last 5 years, and the market value of such share is 3,500 per share. And the transfer the same in case of demerger to another resulting foreign company, Messrs. R PLC. Explain how such transaction will be taxed for the purpose of capital gain under Section 45 of the Income Tax Act 1961. ठीक है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। एक WINC है, ठीक है, और एक मेसर्स आई लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है। ठीक है, INC फॉरेन कंपनी 100 शेयर होल्ड करती है किसके, एक इंडियन कंपनी के। ठीक है, कितने शेयर होल्ड करते हैं, 100 शेयर, जिनकी वैल्यू 10 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू 3500 है। अब इस कंपनी का, इस वाली फॉरेन कंपनी का डीमर्जर हो गया है। ठीक है, इस वाली फॉरेन कंपनी का क्या हुआ है, डीमर्जर हुआ है किसके साथ, मेसर्स आर पीएलसी के साथ। मेसर्स आर पीएलसी के साथ इसका क्या हुआ है, डीमर्जर हुआ है। और इस डीमर्जर में ये क्या थी, मेसर्स आर जो थी वो रिजल्टिंग कंपनी थी और ये डीमर्ज्ड कंपनी थी हमारी। ठीक है, अब जब इसने ये शेयर जब ट्रांसफर हुए, ये किसके पास आ गए, मेसर्स आर पीएलसी के पास आ गए। कौन से वाले शेयर, इंडियन कंपनी के 100 शेयर। तो अब एक्सप्लेन करना था, ये जो ट्रांसफर हुआ है ये कैपिटल गेन इस पे लगेगा नहीं लगेगा, कैसे टैक्स होगा, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये टैक्सेशन का क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है टैक्सेशन कैसे होती है मर्जर और अमलगमेशन में। ठीक है, तो थोड़ा टैक्सेशन के प्रोविजन जान लेते हैं। सेक्शन 45 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, वो चार्जिंग प्रोविजन है किसका, कैपिटल गेन का। वो बोलता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर आर टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन। यानी कि कोई भी प्रॉफिट और गेन अगर मेरा हुआ है प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने से, तो कैसे, वो कैपिटल गेन के हेड में ही वो कैपिटल गेन मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें कुछ ट्रांसफर को हम ट्रांसफर ही नहीं मानते, वो बोलता है सेक्शन 47। सेक्शन 47 में कुछ एक्सेप्शंस लिखी हुई है, जिस केस में अगर कोई हम ट्रांसफर, कुछ ट्रांसफर्स को हम ट्रांसफर ही नहीं मानते, और वो एक्सेप्शन है किसकी, 45 की, जिन पे कैपिटल गेन लगता ही नहीं है। अब वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं, इस प्रोविजन में कौन सी फिट। देखिए इस एक्सेप्शन को आप समझते हैं, यहाँ एक डीमर्ज फॉरेन कंपनी है, एक रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी है, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, अब इन एंटिटीज के बीच में डीमर्जर हुआ है और ट्रांसफर हुआ है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुए हैं। कैपिटल एसेट में क्या है, इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, यानी कि ये तो डीमर्ज फॉरेन कंपनी है, ये रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी है। ठीक है, और डीमर्ज फॉरेन कंपनी ने डीमर्जर के ट्रांजैक्शन के दौरान ट्रांसफर करे हैं कैपिटल एसेट, जो कि इंडियन कंपनी के शेयर्स है। इस एक्सेप्शन को क्लेम करने के लिए इस ट्रांसफर को, ये ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 45 के एक्सेप्शन है, और 45 के एक्सेप्शन कब बनेगी, ये जब दो कंडीशन फुलफिल कर लेगी, और वो कंडीशंस क्या होंगी, ये कंडीशन होगी, यानी कि अगर हम ये दो कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं इस ट्रांजैक्शन के दौरान, तो ये इस ट्रांसफर पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। क्या है वो कंडीशन, शेयर होल्डर होल्डिंग 3/4 वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द डीमर्ज एंटिटी कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर ऑफ द फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी, यानी कि 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर, 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द डीमर्ज एंटिटी, यानी कि जो हमारी डीमर्ज एंटिटी क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी थी, WINC, यानी कि WINC के 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं शेयर होल्डर ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी, यानी कि रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर कंटिन्यू कर रहे हैं आरपीएलसी के। ये कौन सी है, आरपीएलसी है।
तो 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज एंटिटी कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर होल्डर ऑफ द फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी, जो कि आरपीएलसी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ट्रांसफर नॉट अट्रैक्ट द टैक्स ऑन द कैपिटल गेन कंट्री जिसमें डीमर्ज फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि जहां पे मेरी डीमर्ज फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वहां पे इस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन टैक्स है ही नहीं। ठीक है, यानी कि इस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन टैक्स लगता ही नहीं है उस कंट्री में जहां पे फॉरेन डीमर्ज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, जहां पे बेसिकली WINC जो है जहां पे इनकॉर्पोरेटेड है, उस कंट्री में इस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता या अट्रैक्ट ही नहीं होता। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो यहाँ पे बेसिकली इंडियन कंपनीज एक्ट में इस ट्रांसफर पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। सेक्शन देख लीजिए, मैंने सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन किया है, सेक्शन 47 6C की, इसमें कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि ये ट्रांसफर कंसीडर करा ही नहीं जाता इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। 47 में एक्सेप्शन है 45 की। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। एक्सप्लेन हाउ सच ट्रांजैक्शन विल बी टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। तो यहाँ पे पहले तो आपको 45 लिखना था, फिर 47 में लिखा था कैसे टैक्स होगी, टैक्स होगी ही नहीं। अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो यहाँ पे वो फिर ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स इसके ऊपर लग जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 वैल्यूएशन के ऊपर था। वैल्यूएशन के क्वेश्चन है इसमें, जिसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस आए थे, कुछ क्वेश्चन बेसिकली प्रैक्टिकल भी आए थे। तो एक वन 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 करके बेसिकली ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थर्ड का ए देखेंगे, मिस्टर एक्स अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर टेक असाइनमेंट ऑफ मेजर ABC लिमिटेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी ऑन 15 मार्च 2025 at a fees of 5 lakh rupees. Mr. X submit his valuation report in April 25 and fees cleared in June 2025। यानी कि मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, ठीक है, और उसने एक असाइनमेंट लिया है ABC लिमिटेड का वैल्यूएशन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का, जिसकी रिपोर्ट उसने बेसिकली अप्रैल 25 में दी, सबमिट करी, और फीस जो उसकी क्लियर हुई जून 2025 को हुई। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट मिस्टर वाई, फादर ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई जो है वो फादर हैं किसके, मिस्टर एक्स के, वाज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, रिटायर्ड ऑन 28 फरवरी 2023। यानी कि मिस्टर वाई जो हैं, जो कि मिस्टर एक्स के फादर हैं, वो डायरेक्टर हैं एबीसी, डायरेक्टर रह चुके हैं एबीसी लिमिटेड के, और जो रिटायर कर गए थे 28 फरवरी 2023 को। वाइस प्रेसिडेंट लीगल वांट्स टू फाइल अ सूट फॉर सच नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या कह रहा है, अब वाइस प्रेसिडेंट जो है कंपनी का एबीसी लिमिटेड का, वो सूट फाइल कर रहा है किसके बेसिस पे, क्योंकि उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा, एंड वांट रिफंड ऑफ, और रिफंड भी चाहता है फीस के। बट फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ एन ओपिनियन दैट इट इज मोर देन 2 years, नो एक्शन कैन बी टेकन। यानी कि फाइनेंस डायरेक्टर क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइनेंस डायरेक्टर बोल रहा है कि ये 2 साल पुरानी बात हो गई है। ठीक है, 2 साल, यानी कि जो उनके फादर थे वो 2 साल पहले रिटायर कर गए थे, तो कोई भी एक्शन हम नहीं ले सकते। एडवाइज द कंपनी साइटिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 247 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें मेन मेन कीवर्ड क्या था, या फिर मेन बात कहाँ पर करी गई, ये मेन बात यही थी, मिस्टर एक्स था एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर जिसने अप्रैल 2025 में बेसिकली अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी एबीसी लिमिटेड को, और मिस्टर वाई जो है, ये मिस्टर एक्स के फादर थे और डायरेक्टर थे किसके, एबीसी लिमिटेड के, जो कि रिटायर हो गए 28 फरवरी 2023 को। तो यहाँ क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिस्टर एक्स ने डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, अब क्या बीपी सही कह रहा है, नहीं कह रहा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का नॉन कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ, ये हम देखेंगे कहाँ पे देखेंगे, सेक्शन 247 में देखेंगे। कौन सा सेक्शन लगता है, 247 लगता है, 247 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी प्लस 247 सबसेक्शन 3 प्लस 247 सबसेक्शन 4, ये तीनों प्रोविजन इंटरलिंक्ड है, और यही आपको इस सेक्शन में बेसिकली इस क्वेश्चन में मेंशन करने थे। ठीक है, तो एक बार ये प्रोविजन देख लेते हैं। हियर 247 2D क्या बोलता है, वैल्यूअर शैल नॉट अंडरटेक वैल्यूएशन। वैल्यूअर जो है वैल्यूएशन नहीं अंडरटेक करेगा, कब नहीं करेगा, जब उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो। ठीक है, या फिर वो इंटरेस्टेड हो जाए एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 3 ईयर प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट। यानी कि 3 ईयर की बात कर रहा है, वहां पे फाइनेंस डायरेक्टर कहता है नहीं ये तो 2 साल पुरानी बात है, नहीं, यहाँ पे 3 ईयर की बात कर रहा है कि वो इंटरेस्टेड हो जाएगा अगर एट एनी टाइम 3 ईयर प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट, अगर कोई भी मतलब कोई भी इंटरेस्ट उसका है, और 3 ईयर आफ्टर द वैल्यूएशन कंडक्टेड। ठीक है, तो ये क्या मान लिया जाएगा, ये नॉन कंप्लायंस मान लिया जाएगा, और इसकी फाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फाइन 247 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है, कितना, 25,000 और उससे ज्यादा का, और जो एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख तक जा सकता है। ठीक है, अगर 247 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, अगर 247 सबसेक्शन 3 में वो वैल्यूअर कन्विक्ट हो गया तो रिफंड भी करेगा रेम्युनरेशन और डैमेजेस भी पे करेगा। ठीक है,
तो ये वाली बात थी, आपको 247 का प्रोविजन मेंशन करना था। और क्या वो रिफंड रेम्यूनरेशन रिफंड कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसने नॉन कंप्लायंस किया है, उसका इंटरेस्ट, वो इंटरेस्टेड था, क्योंकि इंटरेस्ट 3 साल तक का हम देखते हैं प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट, प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट। और अगर वो नॉन कंप्लायंस हो जाता है तो उसके ऊपर फाइन भी लगेगा, और कन्विक्शन आ गया तो उस केस में उसको फीस भी रिफंड करनी पड़ेगी, और अगर सामने वाली पार्टी डैमेजेस भी मांगती है तो हमें वो डैमेजेस भी फिर वैल्यूअर को देने होंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजन आपको मेंशन करने थे और अपना आंसर कंक्लूड करना था इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैल्यूएशन का ये क्वेश्चन आया है, बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वैल्यूएशन का। XYZ Tech Services, a mid-sized IT support and software solution provider, had decided to explore the possibility of selling the business to a strategic buyer or investor. ठीक है, with stable revenue streams, consistent profits, and growing customer base, the owner believed it is right time to capitalize on the company value. To determine a fair selling price and support negotiation, the company engaged you as a professional valuation expert to conduct a business valuation using the income approach, specifically DCF मेथड आपको लगाना था। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से आपको बेसिकली बिजनेस की वैल्यूएशन निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और SYZ टैक्स सर्विस प्रोजेक्ट टू जनरेट फॉलोइंग कैश फ्लो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर। DCF मेथड पूछा है तो कैश फ्लोज उन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29 के 5 सालों के दे रखे हैं। ठीक है, और डिस्काउंट रेट कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। टर्मिनल वैल्यू आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपीज दे रखी है। एस्टिमेटेड वैल्यूएशन आपको निकालनी है, और एग्जिट ईयर आपको अज्यूम करना है 29, और पीवी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% से दे रखी है 5 साल। ठीक है, तो इस इसमें कैसे निकालते हैं? देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज कैलकुलेशन, मैंने पूरा तो कैलकुलेट नहीं करा है, पर आपको स्टेप वाइज कैलकुलेशन, स्टेप वाइज पेपर में आपको ये ऐसे निकाल के आनी थी, जहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आप सारे साल की निकालते हैं। ठीक है, 25 की निकालते, 26 की निकालते, 27, 28, 29 की ऐसे निकालते। कैसे निकालते हैं? ईयर 2025 लेके 14 लाख रुपीज दे रखी है यहाँ पे, फोरकास्ट फ्री कैश फ्लो दे रखा है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब ये 10 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ईयर 1 में, कितनी पीवी फैक्टर था? 0.909, और पहले साल की निकालें तो पावर 1। तो ऐसे आप सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या था? सारी वैल्यू को हम प्लस करना था, सम करना था उनका, सम ऑफ पीवी कैश फ्लोज ईयर 2025, 26, 27, 28, 29 तक आपको सबको प्लस करना था। उसके बाद टर्मिनल वैल्यू, ठीक है, टर्मिनल वैल्यू गिवन थी यहाँ पे। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे गिवन थी 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लेते हैं। एग्जिट ईयर यहाँ पे एज्यूम ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है 2029, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं आप। ठीक है, ये ऐसे निकाल रखी है। ठीक है, उसके बाद टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, कैलकुलेट करनी थी टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो सम ऑफ पीवी कैश फ्लो जो बेसिकली हमने सेकंड में निकाला था, एंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू को, टर्मिनल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू पे आती जो हम बेसिकली थर्ड स्टेप में निकाला था, 2 + 3 करना था, और ये क्या आ जाती है? एस्टिमेटेड वैल्यूएशन ऑफ द XYZ टैक्स सर्विसेज निकल के आ जाती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज कैलकुलेशन करनी थी, स्टेप वाइज करनी थी, तभी आपको 5 मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये बुक से ही आया था, बुक में है क्वेश्चन इसका। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन एक एग्जांपल दे रखा है बुक में, तो मॉड्यूल से ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यूएशन का ये, द कॉस्ट अप्रोच ऑफ द बिजनेस वैल्यूएशन इज यूजफुल फॉर एसेट intensive firms valuing holding company as well as distressed that are not worth more than their overall net tangible value. ठीक है, comment on the statement and discuss the circumstances where the cost approach is used by the valuer for business valuation. कहाँ पे cost approach यूज करते हैं बिजनेस वैल्यूएशन के लिए? ठीक है, इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना था। चैप्टर नंबर 12 से आया हुआ है। ठीक है, अब ये लाइन जो है ना, द कोस्ट अप्रोच ऑफ द बिजनेस वैल्यूएशन इज यूजफुल फॉर एसेट इंटेंसिव फर्म एंड होल्डिंग कंपनीज डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज ओवरऑल नॉट टेंजिबल है, ये लाइन जो है बेसिकली मॉड्यूल से उठाई गई है। एक पैरा जहाँ पे कोस्ट अप्रोच दे रखी है, वहाँ पे बेसिकली लाइन मॉड्यूल से उठाई गई है, और इसी पे ही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है एग्जामिनर ने, और बोल रहा है कमेंट करो इस स्टेटमेंट को, तो बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी आपको वहाँ पे। ठीक है, और डिस्कस करने थे सर्कमस्टांसेस वेयर द कोस्ट अप्रोच इज यूज्ड बाय द वैल्यूअर, तो ये सब क्या है? मॉड्यूल में गिवन है। ठीक है, कोस्ट अप्रोच की किन किन सर्कमस्टांसेस में हम कोस्ट अप्रोच यूज करता है वैल्यूअर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, रिक्रिएशन ऑफ एसेट वाले केस में नॉट विलिंग टू पे द सिग्निफिकेंट प्रीमियम वहाँ पे, और एसेट नॉट डायरेक्टली इनकम जनरेटेड एंड नॉट यूनिक इन नेचर वाले केस में। तो दो ही सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक है, ये भी है, और इस पूरे लाइन को आपको एक्सप्लेन भी करना था, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था, मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये वहीं से ही क्वेश्चन था। ठीक है, 5 मार्क्स का है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बिल्कुल, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं था। ठीक है, ना ही कोई प्रोविजन था।
सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड एंड मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट द एक्विजिशन विल क्रिएट अ सिनर्जी वर्थ 220 लाख रुपीस। अब ये इंपॉर्टेंट है सिनर्जी, कि ए लिमिटेड जो है कंसीडर कर रहा है एक्विजिशन करना किसका, बी लिमिटेड का, और मैनेजमेंट एस्टिमेट कहता है कि ये एक्विजिशन सिनर्जी क्रिएट करेगा कितने की, 220 लाख रुपीस की। ठीक है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, वैल्यू दे रखी है दोनों कंपनी की, ए लिमिटेड की बी लिमिटेड की, नंबर ऑफ शेयर कितने लैक्स में, 160 लैक्स शेयर है, बी लिमिटेड के पास 70 लाख शेयर है, वैल्यू पर शेयर क्या है 24 एंड 15। मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड ऑफर कैश ऑफ 17 पर शेयर टू बी लिमिटेड, यानी कि 17 रुपए पर शेयर बी लिमिटेड को देने के लिए मैनेजमेंट तैयार है ए लिमिटेड का। डिटरमाइन कंसिडरेशन निकालना है आपको, कंसिडरेशन कितना पे करें, एक्विजिशन प्रीमियम निकालना है, एक्वायरर गेन यानी कि गेन ऑफ ए लिमिटेड को क्या गेन हुआ, बी लिमिटेड को इस केस में क्या गेन हुआ। अब ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट का है, क्या है, कोई कॉन्सेप्ट का नहीं है, ये प्लस माइनस है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपने वैल्यूएशन के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे होंगे, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई होगी। ठीक है, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कंसिडरेशन कितना है 1190 लाख, ये कैसे निकाला, 17 इंटू 17 लाख, यानी कि ए लिमिटेड जो है 17 रुपए पर शेयर पे करने को तैयार है, और एक शेयर के लिए, और कितने शेयर हैं टोटल, 70 लाख शेयर है, तो 70 इंटू 17 हो जाएगा, तो टोटल कंसिडरेशन 190 आ जाएगा। तो ये समझ आ गया 1190 कैसे निकाला। टोटल कंसिडरेशन ए लिमिटेड कितना पे करेगी बी लिमिटेड को, 1190 लैक्स। अब क्या निकालना है, एक्विजिशन प्रीमियम यानी कि बी लिमिटेड, ठीक है, जो एक्वायर हो रही है उसको क्या गेन हुआ, देखिए करंट वैल्यू कितनी है 1050 सर कैसे आया, एग्जिस्टिंग अगर वैल्यू पर शेयर देखें करंट में 15 पर शेयर वैल्यू है, 17 तो उसकी ए ने लगाई है, वैल्यू कितनी है गिवन 15 पर शेयर है, और शेयर कितने हैं 70 लाख, तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1150, यहाँ से आया। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना हुआ, अब ए लिमिटेड 1190 पे करने के लिए तैयार है कंसिडरेशन, और एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 1150, तो बी लिमिटेड को कितना बेनिफिट हुआ 140 लैक्स का बेनिफिट हो गया, 1190 माइनस 150 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, गेन निकल के आ गया बी लिमिटेड का। अब ए लिमिटेड को कितना फायदा हुआ, उसका कितना गेन हुआ, तो वो भी देख लेते हैं। कंबाइंड वैल्यू, अब इसमें देखते हैं कंबाइंड वैल्यू क्या हुई आफ्टर सिनर्जी, यानी कि सिनर्जी भी लेनी है इसमें, और कंबाइंड वैल्यू क्या है, यानी कि एक्विजिशन हो चुका है, हम क्या कर रहे हैं एक्विजिशन हो चुका है एज्यूम कर रहे हैं, तो 3840 ये किसकी है, ए लिमिटेड की वैल्यू है, 1050 ये किसकी वैल्यू है, बी लिमिटेड की वैल्यू है, और 220 क्या है, ये सिनर्जी क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है ना कि अगर दोनों का एक्विजिशन हो गया तो सिनर्जी कितनी क्रिएट करेगा, 220 लाख रुपीज करेगा, तो टोटल कितना हो गया 550 लैक्स हो गया, यानी कि आफ्टर एक्विजिशन कंबाइंड वैल्यू कितनी हो गई 5110 लैक्स हो गई। ठीक है, अब गेन इसमें से ही गेन निकालेंगे, गेन कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म, यानी कि जो ए और बी मिलके जो फर्म बनी है ए लिमिटेड बनी है, उसकी वैल्यू कितनी है 5110, ठीक है, जो हमने अभी निकाली ऊपर वाले पॉइंट में। उसके बाद कितना कंसिडरेशन ए ने पे कर दिया 1190 उन्होंने पे कर दिया कंसिडरेशन, और ए लिमिटेड की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 3840, क्योंकि 5110 में 3840 तो ए की वैल्यू थी, तो 3840 की थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, तो उसको कितना फायदा हुआ 80 लाख का फायदा हुआ। तो ये आपको बेसिकली पेपर में निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था ये क्वेश्चन, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगना था, कोई फॉर्मूला बेस नहीं था, डायरेक्ट इजी सिंपल क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई प्लस करना आना चाहिए था, और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है ये एग्जामिनर यहाँ पे चेक कर रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन का पार्ट हो गया, अब बेसिकली आईबीसी की तरफ चलते हैं, यहाँ से आईबीसी का पार्ट थर्ड स्टार्ट है। ठीक है, आईबीसी में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और काफी लेंथी लेंथी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस बार स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फिफ्थ का ए पार्ट करते हैं। GFPL, a mining company based in MP, held a mining lease over 500 hectare of iron ore rich land. The lease was granted under the Mines and Mineral Development Regulation Act (MMDR Act). The lease was originally due to expire in June 2025. ठीक है, थ्रू एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन थ्रू मैंडेटरी एक्सटेंशन अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंटिन्यूड ऑपरेशंस, फेसिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यू टू मार्केट डाउन एंड डिफॉल्ट्स, GFPL was admitted into CIRP under the Section 7 application filed. NCLT bench appointed IRP to oversee the management of the company. Recognized mining lease was a key asset necessary. अब यहाँ पे यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है।
Recognizing that the mining lease was a key asset necessary for the revival of the company, the IRP submitted a formal request for extension to the state government of MP. State government rejected the application. ठीक है, breach of compliance from public interest concern under the MDR Act. The decision effectively rendered the mining operation unviable, threatening the success of CRP. The IRP approached the NCLT seeking to invalidate the state decision, arguing that rejection violated the spirit of moratorium under Section 14. The state, on the other hand, contended the lease renewal under the MMDR Act are sovereign in nature and do not fall under the jurisdiction of NCLT. In the background of this matter, tenability of the argument put forward the IRP of GAPL under the provision of IBC, citing a relevant केस लॉ पूछा है, यानी कि ये जो प्रोविजन है, जितने भी ये पैराग्राफ दे रखा है, ये सब केस लॉ बेस्ड है। ठीक है, इवन मैं बोलूँ तो फैक्ट्स भी सेम है, नेम भी सेम। ठीक है, बस यहाँ पे डिसीजंस, यहाँ पे एमपी की जगह कुछ यहाँ एमपी चेंज किया गया है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो देखते हैं केस लॉ पूछा गया है इसमें, साइटिंग द रिलेवेंट केस लॉ बताना है आपको। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ इसको। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमपी है, ठीक है, एक तरफ, और एक तरफ जीएफपीएल एक कंपनी है। इन दोनों के बीच में बेसिकली माइनिंग लीज हुई है। ठीक है, अब जीएफपीएल क्या है, अब जीएफपीएल सीआरपी में चला गया अंडर सेक्शन 7 में। ठीक है, एनसीएलटी ने आईआरपी अपॉइंटेड कर दिया। ठीक है, अब आरपी सबमिटेड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। एक्सटेंशन के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, किस चीज के लिए, माइनिंग लीज के लिए, क्योंकि माइनिंग लीज जो है एक्सपायर हो गई। अब उसका एक्सटेंशन चाहता है कौन, आरपी। आरपी कह रहा है इसका एक्सटेंशन मुझे मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, क्योंकि की एसेट है कंपनी का, और इससे क्या होगा कि जो माइनिंग ऑपरेशन है, ये जो डिसीजंस है, वो इफेक्टिवली रेंडर करेंगे माइनिंग ऑपरेशन को अनवायबल, थ्रेटनिंग द सक्सेस ऑफ द सीआरपी। यानी कि अगर आप यहाँ देखें, ये कहना चाह रहा है माइनिंग लीज जो है वो नेसेसरी की एसेट है, नेसेसरी है रिवाइवल के लिए, कंपनी के लिए, और अगर इसका रिवाइवल नहीं होगा तो सीआरपी, बेसिकली सीआरपी का फेलियर हो जाएगा। और मोरेटोरियम, और बेसिकली क्या बोल रहा है, रिजेक्टेड वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 14। ठीक है, अब स्टेट ने क्या कह रहा है, स्टेट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। आप समझ गए होंगे, आरपी क्या बोल रहा है कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, ठीक है, कि इसका एक्सटेंशन दे दो, क्योंकि ये की एसेट है और जरूरी है रिवाइवल के लिए। ठीक है, और अगर इसका बेसिकली क्या, अगर ये एक्सटेंशन नहीं मिला तो ये डिसीजन जो है, क्योंकि एक्सटेंशन रिजेक्ट कर दिया गया है स्टेट के द्वारा, तो ये डिसीजन जो है इफेक्टिवली रेंडर्ड करेगा माइनिंग ऑपरेशंस को, और थ्रेटन करेगा कंपनी के सक्सेस ऑफ द सीआरपी। ठीक है, अब स्टेट ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, और रीजन क्या दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही इस केस स्टडी जो पैराग्राफ है इसका क्वेश्चन बन जाता है। वो बोलता है स्टेट का आर्गुमेंट क्या है, लीज रिन्यूअल अंडर द एमएमडीआर एक्ट आर द सोवरेन इन नेचर एंड डू नॉट फॉल अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ एनसीएलटी और एनक्लेव। यानी कि वो ये कह रहा है कि ये जो एमएमडीआर एक्ट में जो लीज रिन्यूअल है वो सोवरेन इन नेचर है। ठीक है, और एनसी इसके लिए आप एनसीएलटी और एनक्लेव नहीं जा सकते, क्योंकि आरबी क्या कह रहा है, मैं तो एनसीएलटी और एनक्लेव के पास जा रहा हूँ कि आप मेरे मोरेट, क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ मोरेटोरियम यहाँ पे बेसिकली वायलेट हो रही है, और मैं एनसीएलटी के पास जा रहा हूँ। और स्टेट गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये सोवरेन इन नेचर है, lease renewal under the MMDR Act are the sovereign in nature and do not fall under the jurisdiction of NCLT and CLAT। और यही यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट किया है, ठीक है, और जो आईआरपी ने आर्ग्यूमेंट दिया है, वो कितने हद तक सही है आईपीसी के अंदर, साइटिंग रिलेवेंट केस लॉ। इसका रिलेवेंट केस लॉ जो है वो एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है। मैं कह रहा था ना, सिर्फ स्टेट का नाम बदला है, जजमेंट में देखोगे आप कर्नाटका लिमिटेड। जजमेंट में सिर्फ क्या है, कर्नाटका है, और यहाँ पे स्टेट का नाम मध्य प्रदेश है। बस यही डिफरेंस है, पूरी केस स्टडी के एक एक फैक्ट जो है, एक एक जो फैक्ट्स हैं, वो इस केस लॉ से मैच करते हैं। ठीक है, कि एमएमडीआर एक्ट सॉवरेन नेचर, सब कुछ एज इट इज फैक्ट, सब कुछ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या उठ के आता है, whether the NCLT has the power under IBC to review the order passed by the state government during the moratorium period। यानी कि एनसीएलटी के पास क्या पावर है रिव्यू करने की, जो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड के दौरान। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ में क्या ऐड किया, सेक्शन 14 इज मींस टू प्रिजर्व द स्टेटस क्वो, इट डज नॉट क्रिएट न्यू राइट। मतलब स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए प्रेशराइज करता है। ठीक है, टू प्रिजर्व द स्टेटस क्यू, सेक्शन 14 मोरेटोरियम, इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू राइट, कोई नया राइट नहीं क्रिएट करता। इट प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग लॉफुल पोसेशन, यानी कि कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग में लॉफुल पोसेशन है वो कंपनी के पास मेंटेन रहे, कोई नए राइट की बात नहीं करता। सेक्शन 14(1)(d जो है वो बेसिकली प्रोहिबिट करता है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय द ओनर लेसर ड्यूरिंग मोरेटोरियम। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी और एसेट ओनर और लेसर के पास है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड कोई भी ओनर और लेसर बेसिकली उनको रिकवर नहीं कर सकता। सॉरी,
मैं यहाँ थोड़ा गलत था। सेक्शन 114(1) ये बोलता है कि अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर के पास कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ओनर और लेसर उसकी रिकवरी नहीं कर सकते ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। ये प्रोविजन है 14(1) का। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्लैरिफाइड करता है इसी प्रोविजन को और बताता है कि इट प्रोटेक्ट द कॉर्पोरेट डेटर फ्रॉम बीइंग डिस्पोज्ड, मतलब उससे उसका पोसेशन ना चला जाए, इसलिए बेसिकली ये सेक्शन आया है। और ये सेक्शन इसलिए यहाँ प्रोटेक्ट करता है कॉर्पोरेट डेटर को। इट डज नॉट ग्रांट अ राइट टू सीज द एक्सटेंशन ऑफ राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये राइट देता है जिससे हम एक्सटेंशन और रिन्यूअल ले सकें, ठीक है। तो इट डज नॉट ग्रांट, ये राइट ग्रांट नहीं करता कॉर्पोरेट डेटर को टू सीक द एक्सटेंशन और द रिन्यूअल, ठीक है। तो एक बात समझ के, यहाँ पे रिकवरी की बात करता है, प्रोहिबिट करता है रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, और कॉर्पोरेट डेटर यहाँ पे डिस्पोज ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है ना, इट डज नॉट ग्रांट अ राइट टू सीक द एक्सटेंशन और रिन्यूअल, ठीक है। रिफ्यूजल टू न्यू लीज, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया न्यू लीज को देने से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर रहा है, डिस्पोसेस कर रहा है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इतना ही कहना चाह रहा है कि रिफ्यूजल अगर न्यू लीज का कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको डिस्पोसेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी से, आपकी रिकवरी कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, इसका कंक्लूजन यही है, एक्सटेंशन ऑफ अ लीज इज गवर्न्ड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन नॉट बाय आईबीसी। यानी कि जो लीज की बातें हो रही हैं यहाँ पे, एक्सटेंशन की बात हो रही है, वो एमएमडीआर एक्ट के, उसके लिए एमएमडीआर एक्ट है स्टैच्यूरी प्रोविजन, आईबीसी नहीं है। तो एनसीएलटी डज नॉट हैव स्टैच्यूरी पावर टू बेसिकली रिव्यू द गवर्नमेंट ऑर्डर टेकन अंडर द स्टैच्यूरी लॉ। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो अपनी पावर का एक्सरसाइज करके, या जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है एमएमडीआर एक्ट ने, अगर उसने कोई बेसिकली ऑर्डर दिया है, तो आईबीसी उसको अपनी, आईबीसी के पास स्टैच्यूरी पावर नहीं है तो बेसिकली रिव्यू कर सके उस गवर्नमेंट ऑर्डर को, ठीक है। तो ये पूरा आपको जजमेंट लिख के आनी थी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग से इस केस लॉ का या इस क्वेश्चन का बेसिकली कंक्लूजन निकल के आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पिटिशनर मनवारी लाल एक्टिंग through his proprietary concern Manwari Photo Company filed a petition under section 7 of the IBC seeking initiation of the corporate CIP against Nobibio Infotech Private Limited। अच्छा, चलिए इसको ना मैंने समराइज किया हुआ है यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में, हम वो देख लेते हैं तो सारे फैक्ट्स हमें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक नोबीबियो इन्फोटेक लिमिटेड है और एक है मारवाड़ी फोटो कंपनी, ये प्रोप्राइटरी कंसर्न है, ठीक है। ये प्रोप्राइटरी कंसर्न है और इसके प्रोप्राइटर है मनवारी लाल, ठीक है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेल एंड प्रमोशन ऑफ मोबाइल फोन्स। किस कंपनी के, नोबिबियो इन्फोटेक लिमिटेड के, ठीक है। तो मनवारी लाल को अपॉइंट किया है नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द सेल्स एंड द प्रमोशन ऑफ द मोबाइल फोन ऑफ द नोबिबियो इन्फोटेक लिमिटेड के, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट के दौरान, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट के दौरान इस एग्रीमेंट में ये बात भी लिखी हुई थी कि जो ये प्रोप्राइटरी कंसर्न है उसमें बेसिकली उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, कितने का, 5 करोड़ का, जिसपे इंटरेस्ट दिया जाएगा 20% पर एनम। यानी कि एक इंटरेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट था, जो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट था, बेसिकली हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट था, और जो कि रिफंडेबल हो जाएगा कब, जब टर्मिनेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि बीच में ही एग्रीमेंट दोनों पार्टी के बीच में क्या हुआ, दोनों पार्टी का रिलेशनशिप नहीं चल पाया, ठीक है, और ये एग्रीमेंट खत्म हो गया। फॉलोइंग द टर्मिनेशन, जब टर्मिनेशन हुआ, पिटिशनर फॉर्मली डिमांडेड द रिफंड ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट अलोंग विद द इंटरेस्ट। अब मनवारी लाल ने क्या मांगा, रिफंड मांगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड दो, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने ऑन प्योर टैक्स था वो उन्होंने वो पे नहीं कर पाई, और फिर उसमें क्या हुआ कि मनवारी लाल ने डिमांड नोटिस इशू करा और सब्सिक्वेंटली उसने सेक्शन 7 के अंदर, आईबीसी के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल कर दी। और द पिटिशनर asserted that the failure to return the deposit constitute, अब ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, पिटिशनर क्या कह रहा है, मनवारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि आपने डिपॉजिट पे नहीं किया ना, फेलियर टू रिटर्न द डिपॉजिट डिफॉल्ट मान लिया जाएगा रीपेमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल डेट। यानी कि सेक्शन 7 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गए कौन, मनवारी लाल जी बन गए, और वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो पैसा नहीं दिया ना इंटरेस्ट का, जो रिफंडेबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट था, वो क्या है, वो एक फाइनेंशियल डेप्ट बन गया और ये सीआरपी चलेगा। अब नोबियो इन्फोटेक कहता है कि ये डिस्प्यूटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाउंट। अब वो क्या कह रहा है, ये फाइनेंशियल डेप्ट नहीं होगा, ये जो डिपॉजिट है ये फाइनेंशियल डेप्ट नहीं होगा, वो ये बोलता है ये कमर्शियल इन नेचर है और ये बोरोइंग नहीं है, ये कमर्शियल इन नेचर है, ये एक एग्रीमेंट है, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है और ये बोरोइंग्स नहीं है,
कोटिंग द डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेप्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आईपीसी। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर अ कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट क्वालिफाइज अ फाइनेंशियल डेप्ट, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्या वो एक कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में जो डिपॉजिट होती है वो फाइनेंशियल डेप्ट माना जाता है, नहीं माना जाता। अब इसी में आपको करना है और इसी का आपको आंसर देना है। और क्या इसके सहारे से जो क्रेडिटर है वो सीआरपी में जा सकता है, नहीं जा सकता, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो केस लो बेस्ड क्वेश्चन है। केस लो क्या है? मैजिकन इम्पैक्ट्स लिमिटेड, ये केस लो है। ठीक है, और उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोला गया था एनसीएलटी के द्वारा, एडवांस अमाउंट पेड एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस अमाउंट पेड एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट बियरिंग इंटरेस्ट, वो फाइनेंशियल डेब्ट कहलाया जाता है। द अमाउंट विच हैज बीन रिलीज्ड, यानी कि द अमाउंट विच हैज बीन रिलीज अंडर द as a security deposit pursuant to an agreement, same is interest bearing, mean it is carrying consideration of the time value of money having commercial effect of borrowing. Therefore in our view the debt claim is a financial debt as per the definition. तो ये एनसीईआरटी ने कंक्लूड कर दिया था इस केस के अंदर कि जो इंटरेस्ट, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिलीज हुआ है परसेंट टू एन एग्रीमेंट, और जो इंटरेस्ट बियरिंग है वो क्या, वो कंसिडरेशन कैरी करता है द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और उसका कमर्शियल इफेक्ट है बोरिंग्स के ऊपर। और इसी व्यू में डेब्ट जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल डेब्ट मान लिया जाएगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेब्ट एज गिवन अंडर द आईबीसी 2016। तो ये क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट थी? मैजिकन इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आपको मेंशन करनी थी और पूरा फैक्ट्स लेके आपको आंसर अपना कंक्लूड करना था कि वो फाइनेंशियल डेब्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सप्लीमेंट से आया हुआ है, आपके मॉड्यूल से नहीं, सप्लीमेंट से आया है, और सप्लीमेंट भी लेटेस्ट वाला नहीं, जून 2025 वाले सप्लीमेंट से आया है ये वाला क्वेश्चन, जिसने आईबीबीआई जो है, आईबीबीआई बोर्ड है, उसने कोलिबरेट किया हुआ है आईबीए से, इंडियन बैंक एसोसिएशन से। ठीक है, क्या क्या करने के लिए? टू फैसिलिटेट द ऑप्शन ऑफ द एसेट थ्रू ईबी के प्लेटफॉर्म, एक ईबी के प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो उससे ऑप्शन फैसिलिटेट करने के लिए, विच इज प्रेजेंटली ओन एंड मैनेज। अच्छा, ये ईबी के प्लेटफॉर्म ओन एंड मैनेज कौन करता है? ओन एंड मैनेज बाय पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, ओन एंड मैनेज करता है। ठीक है, ईबीके हैज बीन कंडक्टेड ऑप्शन फॉर एसेट मॉर्गेज टू पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर द सारफेसी एक्ट फॉर द पास्ट 5 ईयर, कमेंट विद रेफरेंस टू आईबीबी सर्कुलर डेटेड। ठीक है, तो ये सर्कुलर है और ये सर्कुलर सप्लीमेंट में दे रखा था जून 2025 के। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। 29 अक्टूबर को आया था और ये आपके सप्लीमेंट से ही निकाला है, जून 2025। और ये सर्कुलर में बेसिकली बताया हुआ है। ठीक है, इस ऑप्शन प्लेटफॉर्म के बारे में यही आपको मेंशन करना था और इसमें ही आपको आंसर देना था। ठीक है, ये पूरा सर्कुलर दे रखा है, इसमें ईबी के प्लेटफॉर्म के बारे में सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो ये एक बार आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी पार्ट, द मोरेटोरियम अंडर द आईबीसी इज नॉट एब्सोल्यूट एंड हैज एक्सेप्शन। ठीक है, मोरेटोरियम की तो एक्सेप्शंस दी हुई हैं सेक्शन 14 में। स्पेसिफिकली प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पर्सनल गारंटर, क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन एंड रिट पिटीशंस बिफोर द हाई कोर्ट आर नॉट कवर्ड बाय मोरेटोरियम। क्या क्या बोल रहा है? पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो गई, क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट हो गई, रिट पिटीशंस बिफोर द हाई कोर्ट हो गई, वो मोरेटोरियम में नहीं होती। पर मोरेटोरियम में ऐसी कुछ एक्सेप्शंस है नहीं। पर्सनल गारंटर सियोरिटी के बारे में है। ठीक है, additionally certain transaction or agreement may be excluded by the central government notification in consultation with the regulator. Yes, ये भी एक exception है। What are the exception to the moratorium pursuant to section 14(3) of the IBC? Does this provision apply to personal guarantor? exception बतानी थी पहले पार्ट में, तो exceptions बतानी, और दूसरे पार्ट में बतानी थी this provision apply to personal guarantor। personal guarantor पे लगता ही नहीं लगता। क्या सेक्शन 14 देखिए, सेक्शन 14(3) क्या बोलता है? सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 प्रोवाइडेड, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 जिसमें मोरेटोरियम की चार बातें, चार एक्टिविटीज लिखी हुई है जो प्रोहिबिट करता है, ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड प्रोहिबिट होती हैं, वो नहीं लगती। शेल नॉट अप्लाई टू, किस पे नहीं लगती? ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट या फिर कोई अरेंजमेंट है विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, तो उन ट्रांजेक्शन, उन एग्रीमेंट, उन अरेंजमेंट्स पे मोरेटोरियम नहीं लगता। किस पे नहीं लगता? सियोरिटी पे नहीं लगता, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि सियोरिटी पे नहीं लगता सर। श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गारंटी टू अ कॉर्पोरेटर, इससे रिलेटेड केस लॉ भी आपकी एक बुक में दिया हुआ है, एसबीआई वर्सेस रामकृष्ण। इसमें क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
सेक्शन 14 डिड नॉट अप्लाई टू पर्सनल गारंटर। सेक्शन 14 पर्सनल गारंटर पे नहीं लगता, बट ओनली टू द कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर पे लगता है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर इज कोएक्सटेंसिव, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लायबिलिटी जो होती है श्योरिटी और कॉर्पोरेट डेटर के साथ साथ चलती है। हेंस क्रेडिटर कैन प्रोसीड अगेंस्ट द एसेट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी और बोथ। ठीक है, तो क्रेडिटर क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है एसेट्स के लिए, किसके लिए, प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट, श्योरिटी के अगेंस्ट, या दोनों के ही अगेंस्ट। ठीक है, तो ये एक केस लॉ भी आपकी बुक में दिया हुआ है जहाँ पे प्रोविजन मेंशन्ड है। चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस तरीके से ये आपको एक्सप्लेन करना था 5 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आनंद had taken a business loan of 70 lakh from DNF Bank Limited, secured by his commercial property. His business faced a tough time due to stiff competition and global recession, hence could not repay installment in time. ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यू डिफॉल्ट डीएनएफ बैंक लिमिटेड क्लासिफाई द लोन एज एनपीए एंड डिसाइड टू एक्सरसाइज साइड अंडर द साफ एसी एक्ट। डीएनएफ बैंक लिमिटेड साइन द लोन अलोंग विद द सिक्योर्ड इंटरेस्ट टू एन एआरसी नेम फेथ एसेट लिमिटेड अंडर सेक्शन 5। डीएनएफ बैंक लिमिटेड डिड नॉट इशू एनी नोटिस टू मिस्टर अंगद इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द असाइनमेंट ऑफ द डेट टू एआरसी। ठीक है, तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। इसमें भी ये हुआ, रिसेंट फुल सक्सेसफुल ऑर्डर, अंगद मैनेज टू अरेंज 15 लाख रुपीस अरेंज कर लेता है, पार्टी रीपे करता है एंड कम टू पे द मनी टू डीएनएफ बैंक लिमिटेड एज एन एडवाइजर टू डीएनएफ बैंक, advise the branch manager whether the bank can accept his money from Angad and if so what capacity, answer the question explaining the provision section 7 of SAP AC Act। ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे करके हम इसको समझते हैं। ये है क्या, फिर प्रोविजन भी समझेंगे और क्वेश्चन क्या है वो भी समझेंगे और उसका एनालाइज करके उसका आंसर भी देंगे। अंगद है, ठीक है, अंगद एक बैंक के पास जाता है, डीएनएफ बैंक के पास, ठीक है, और कुछ लोन लेके आता है वहां से। ठीक है, अब जब लोन लेके आया अंगद, उसके बाद क्या हुआ, जब उसने 70 लाख का लोन लिया है, कितने लाख का, 70 लाख का लोन लिया डीएनएफ से। ठीक है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी, अच्छा, उसने बदले में सिक्योरिटी में क्या दिया है, अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी उसने दी हुई है। अंगद ने 70 लाख का लोन लिया है डीएनएफ बैंक लिमिटेड से और उसके बदले में सिक्योरिटी अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को दिया है। अंगद को फिर क्या हुआ कि अंगद के कोई बिजनेस में रिसेशन आया, कुछ हुआ है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं आया, डिफॉल्ट कर गया, बेसिकली अंगद क्या कर गया, डिफॉल्ट कर गया। और डीएनएफ बैंक ने टाइम टू टाइम उसको अप्रोच किया और बाद में क्या कर दिया, और उसको एनपीए क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, एंड लेटर ऑन डीएनएफ बैंक ने क्या करा, इस डेब्ट को, इस लोन को असाइन कर दिया फेथ एसेट लिमिटेड को, जो फेथ एसेट लिमिटेड कौन था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी। ठीक है, उसको क्या कर दिया, असाइन कर दिया, और ये वाली बात उसने डीएनएफ को नहीं बताई। तो डीएनएफ नॉट इशूइंग एनी नोटिस टू अंगद रिगार्डिंग द फैक्ट दैट डीएनएफ बैंक हैज असाइंड द लोन टू एआरसी फेथ एसेट लिमिटेड। ठीक है, ये बात अंगद को नहीं बताई। अंगद ने बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद अंगद का कोई प्रॉपर्टी हुई या कोई सेल हुई, उसमें से अंगद के पास 15 लाख रुपए आए और पार्टली वो रीपे करना चाहता है लोन को। ठीक है, तो डीएनएफ बैंक कैन एक्सेप्ट, और डीएनएफ बैंक के पास वो पहुंचा और अब ये पूछ रहे हैं डीएनएफ बैंक पैसे एक्सेप्ट कर सकता है नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो किस अथॉरिटी से कर सकता है। ठीक है, यही पूछा है ना, ब्रांच मैनेजर वेदर द बैंक कैन एक्सेप्ट दिस मनी फ्रॉम अंगद एंड इफ सो इन व्हाट कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में, आंसर द क्वेश्चन, आपको आंसर देना है बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सात एक्ट। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी थी, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। अंगद है, अंगद ने लोन लिया था 70 लाख का फ्रॉम डीएनएफ बैंक लिमिटेड से। ठीक है, और बदले में सिक्योरिटी में अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी दी थी। लेटर ऑन उसके बिजनेस में रिसेशन आया, डीएनएफ अंगद जो है बेसिकली डिफॉल्ट कर गया रिपेमेंट ने, बैंक ने क्या करा, उसको क्लासिफाई कर दिया एज अ एनपीए, और लेटर ऑन ये जो लोन है वो असाइन कर दिया फेथ एसेट लिमिटेड को, जो कि एसेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एआरसी का। और एआरसी ये वाली फैक्ट जो है, इस बात का नोटिस बैंक ने अंगद को नहीं दिया। ठीक है, लेटर ऑन अंगद जो है बेसिकली अपना सेटल करने गया लोन, मतलब पार्टली लोन रीपे करना चाहता था, 15 लाख रुपीज देना चाहता था। अब वो बैंक के पास पहुंचा, क्या बैंक ये पैसा एक्सेप्ट करेगा, और करेगा तो किस कैपेसिटी में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, सेक्शन 6 ऑफ द सारपेसी एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ द सारपेसी एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 6 ऑफ द सारपेसी एक्ट बोलता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नोटिस ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, देना पड़ेगा। किस किस को देना पड़ेगा, ओब्लिगर को देना पड़ेगा, आरओसी को देना पड़ेगा, चार्ज के रेट है तो भैया आरओसी को भी देना पड़ेगा, रजिस्टरिंग अथॉरिटी को भी देना पड़ेगा। तो नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय द एआरसी, ठीक है, देना पड़ेगा। अगर आपने बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा, अगर आपने कोई भी नोटिस ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया, तो जो भी मनी और प्रॉपर्टी रिसीव बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल कॉन्स्टिट्यूट मनी प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट एज पर द बेनिफिट held in trust for the benefit and on behalf of ARC, and bank shall not make payment delivered forthwith to ARC or duly authorized agent। ठीक है, यानी कि अगर प्रोविजन में दो केस दे रखे हैं,
ठीक है, प्रोविजन में दो केस दे रखे हैं, एक तो नोटिस ऑफ एक्विजिशन अगर दिया है तो उस केस में क्या होगा, और नो नोटिस ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा। तो हमारे केस में तो ये वाला एप्लीकेबल है क्योंकि नोटिस ऑफ एक्विजिशन गया ही नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं अगर बैंक ने कोई भी नोटिस ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया है अंगद को, तो उस केस में मनी और प्रॉपर्टी जो अंगद से मुझे मिल रही है, जो बैंक को मिल रही है, वो बैंक अपने पास रखेगा एज इन ट्रस्ट। तो मनी प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट किसके बेनिफिट के लिए, एआरसी के बेनिफिट के लिए। और बैंक जो है वो फोर्थ पेमेंट करेगा और मनी जो है प्रॉपर्टी को डिलीवर करेगा और मनी की पेमेंट करेगा किसको, एआरसी को या उसके ड्यूली ऑथराइज एजेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या थे, बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम अंगद, बैंक एक्सेप्ट करेगा। आपको आंसर देना था ना, बैंक पैसे एक्सेप्ट करेगा, हाँ जी बैंक पैसे एक्सेप्ट करेगा, किस कैपेसिटी में करेगा, एज अ ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द एआरसी, और मनी रिसीव हेल्ड इन ट्रस्ट। ठीक है, तो ये वाले कर लिए, तो प्रोविजन बेस्ड था ये क्वेश्चन, 7 पेजेस आया हुआ था सेक्शन 6 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आर द एजेंट ट्रस्टी ऑफ द क्रेडिटर। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो एजेंट होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। क्रेडिटर क्लास ऑफ क्रेडिटर, दे रिप्रेजेंट एंड मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस। एन्यूमरेट द रोल एंड ड्यूटी ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की रोल एंड ड्यूटी पूछ रहा है किसके अंडर, सेक्शन 21(6), 21(6)(a) और 24(5) as set out in section 25(a) of the IBC कोड। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, रोल एंड ड्यूटी ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रोविजन बेस्ड है, प्रोविजन लिखना था सेक्शन 25(a) और रेगुलेशन नंबर 16(a) ऑफ द सीआरपी रेगुलेशन में ड्यूटीज मेंशन करी हुई हैं, वो आपको लिखनी थी। पर यहाँ पे उसने रेगुलेशन का रेफरेंस नहीं दिया कि वो भी बताओ जो रेगुलेशन लिखा, उसने सिर्फ ये लिखा है कि सेक्शन 25(a) में क्या क्या लिखी हुई है वो बतानी है। तो सेक्शन 25(a) की आप लिख के आ सकते हैं इस केस में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोविजन बेस्ड चैप्टर 18 से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC Industries Private Limited as manufacturing company has defaulted on loan repayment to its financial creditor Zeal Bank Limited. However, due to its viability and ongoing operations, Zeal Bank proposed to initiate a PPRP, pre-package insolvency resolution process under chapter 3rd A of the IPC. Upon admission of the application by adjudicating authority, the process formally commenced. The RP appointed as per the is not required to comply with certain immediate obligation under the law in relation to the public announcement. तो बेसिकली PPRP की बात हो रही है, PPRP इनिशिएट हो चुका है। ठीक है, एडमिशन के बाद आरपी अपॉइंटेड हो चुका है एंड नाउ रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सर्टेन ऑब्लिगेशन। तो आरपी के पास इम्पोज, आरपी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन आ जाती है इन रिलेशन टू पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, वही प्रोविजन आपसे पूछ रहा है कि एन्यूमरेट द प्रोविजन रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द पीपीआरपी। तो प्रोविजन क्या बोलते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट करेगी एप्लीकेशन, यानी कि एनसीएलटी ने एडमिट कर ली एप्लीकेशन, ऑर्डर करेगी ऑफ एडमिशन का जो कि पीपीआरपी कमेंसमेंट डेट होगी। फिर क्या करेगी, ऑर्डर ऑफ एडमिशन आएगा, पीपीआरपी कमेंसमेंट डेट मान ली जाएगी, वो उस दिन क्या करेगी, एनसीएलटी डिक्लेयर करेगी मॉरेटोरियम। ठीक है, किस पर्पज के लिए, जो कि सेक्शन 14 में ही दिया हुआ है, वही पर्पज के लिए क्या करेगी, डिक्लेयर कर देगी मॉरेटोरियम को। आरपी अपॉइंट होगा एंड देन क्या, पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। अब ये किसकी ऑब्लिगेशन है, ये आरपी की ऑब्लिगेशन है। Public announcement of the initiation of the PPRP to be made by RP after the appointment immediately, यानी कि 2 days के अंदर नहीं करनी, इमीडिएटली करनी आफ्टर द अपॉइंटमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट किसकी, पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द इनिशिएशन ऑफ द पीपीआरपी। तो यही आपको लिखना था, यही प्रोविजन लिखना था। तो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 20 से। ठीक है, चलिए, ये ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम में लिखा है कि ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम शैल हैव इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर टू डेट ऑन विच पीपीआरपी एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और ये एक जजमेंट बेस है, यानी कि आपके पेपर में, आपके मॉड्यूल में एक बेसिकली केस लो है और उसका बिल्कुल एनहांस वर्जन है। और ये कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है वो भी देखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, ऐसे ऐसा ही कि जब ये क्वेश्चन फाइनलाइज किया होगा तो ये कहीं से कॉपी पेस्ट करके किया हुआ है। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे, पर पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। ऐसे लिमिटेड है, ठीक है, रेस्पोंडेंट है, और एक एसजी लिमिटेड है जो कि एक अपीलेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, दैट इज गैस सेल्स एग्रीमेंट। ठीक है, गैस सेल्स एग्रीमेंट हुआ है और जिसमें एसजी लिमिटेड जो हमारा अपीलेंट है वो ऑब्लिगेशन क्या है उनके ऊपर, टू सप्लाई द नेचुरल गैस। ठीक है, इन मीन बाय द रेस्पोंडेंट अप्रोच द बोर्ड। रेस्पोंडेंट जो है वो बोर्ड के पास जाते हैं। बोर्ड कौन सा बोर्ड, बीआईएफआर, टू गेट इट डिक्लेयर्ड एज अ सिक यूनिट इन टर्म्स ऑफ सिका व्हिच वाज अलाउड बाय बीआईएफआर। ठीक है, यानी कि एसए लिमिटेड जो है, इस चार्ट की हेल्प से देखते हैं, ये एसए लिमिटेड जो है
कि BFIR के पास जाता है और बोलता है मुझे डिक्लेयर कर दो एज अ सिक्योरिटी अंडर द सीका प्रोविजन। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, जो कि BFIR ने अलाउड कर दिया। उसके तुरंत बाद क्या हुआ, 1/12/16 को IBC इनेक्ट हो जाता है। IBC इनेक्ट हो जाता है तो अपीलेंट यहाँ पे क्या करता है, अपीलेंट डिमांड नोटिस इशू कर देता है। यानी कि अपीलेंट जो SG लिमिटेड था वो डिमांड नोटिस इशू कर देता है, डिमांडिंग द पेमेंट ऑफ द ऑपरेशनल डेब्ट। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी जो है वो डिक्लाइन कर देता है। कौन डिक्लाइन कर देता है, SA लिमिटेड, यानी कि रेस्पोंडेंट जो है वो लाइबिलिटी डिक्लाइन कर देता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपीलेंट जो है एप्लीकेशन फाइल कर देता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द IBC ऑपरेशनल क्रेडिटर, और NCLT एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। NCLT क्या बोलता है, एप्लीकेशन इज बार्ड बाय लिमिटेशन और प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के बेसिस पे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। फिर फर्दर अपील एनक्लेड में जाती है, वहां भी डिसमिसल होता है। फिर फर्दर एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है, अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्वेश्चन रखा गया, वो देखते हैं। एप्लीकेशन जो है, याद रखना इस क्वेश्चन में NCLT ने डिसमिस करी थी 2 ग्राउंड। पहला, एप्लीकेशन बीइंग बार्ड बाय लिमिटेशन। दूसरा, एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। यही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही दोनों आप देखेंगे हम कैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज करे और इसके ऊपर जजमेंट आया। क्वेश्चन क्या था, वेदर इन कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब हम कंप्यूटेशन करते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द IBC, एप्लीकेशन जो फाइल हम करते हैं सेक्शन 9 में, उसके लिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम कंप्यूटेशन करते हैं, उस पीरियड में द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऑपरेशनल क्रेडिटर राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट और sue the corporate debtor that remains suspended by virtue of section 22(1) of SICA can be excluded as provided in section 22 subsection 5 of the SICA। तो ये SICA एक्ट तो आपके मतलब अब मॉड्यूल में नहीं तो है ही नहीं, तो पर इस केस के जो बेसिकली सिनॉप्सिस दी हुई है मॉड्यूल में, उसमें SICA के प्रोविजन का रेलेवेंस अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो यही बताना था कि जब हम लिमिट पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करते हैं अंडर सेक्शन 9 ऑफ द IBC, जो पीरियड है ड्यूरिंग द ऑपरेशनल क्रेडिटर राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट और sue द कॉर्पोरेट डेटर, जो सस्पेंड हो गया था सेक्शन 22(1) ऑफ सीका में, उसको हम क्या एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि सेक्शन 22 में भी एक तरीके का मोरेटोरियम ही है। तो वहां पे जो है बेसिकली कॉर्पोरेट डेटर वहां पे भी सस्पेंडेड था, तो क्या उस पीरियड को हम एक्सक्लूड करेंगे सेक्शन 9 के पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, whether there was a pre-existing dispute between the parties warranting dismissal of application under section 9 of IBC at the threshold। तो प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट था या नहीं था पार्टीज के बीच में, जिससे सेक्शन 9 की एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये केस लॉ बताना, और केस लॉ क्या था, साबरमती गैस लिमिटेड वर्सेस शाह एलॉय लिमिटेड। ठीक है, केस लॉ कौन सा था, साबरमती गैस लिमिटेड वर्सेस शाह एलॉयज लिमिटेड वाला केस लॉ आया हुआ था। ठीक है, तो एक बार इस केस लॉ को समझ लेते हैं। लिमिटेशन पीरियड को देखते हैं पहले, क्या लिमिटेशन पीरियड क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व सेक्शन 238 ऑफ द IBC। So section 238 of the IBC make the provision of limitation act applicable to the computation of period of limitation in the regard to the proceeding before the NCLT। यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सा प्रोविजन IBC के अंदर देखना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 238 ऑफ द IBC। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि एंड टुक नोट ऑफ द ले डाउन इन BK एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पराग गुप्ता एंड एसोसिएट। ये एक और केस होगा, उन्होंने बेसिकली रेफरेंस दिया हुआ है, that the period of limitation is 3 years from the date only the right to apply accrued, but the delay is condemned by showing sufficient cause as provided under section 5 of the limitation act। बोलते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो 3 साल का होता है, जहां से राइट टू अप्लाई एक्रूज हुआ, जहां से राइट टू अप्लाई एक्रूज हुआ, वहां से नहीं जहां से IBC आया, वहां से नहीं। 3 साल कहां से, जहां से राइट टू अप्लाई आया, बट द डिले, और ये जो डिले है इज कॉन्डोन बाय शोइंग सफिशिएंट कोज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। बोलते कि ये जो डिले है ये कॉन्डोन भी हम करा सकते हैं, पर सफिशिएंट कोज होने चाहिए एज प्रोवाइड, जो कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में बट ऐसे दिया गया है। सफिशिएंट कोज इज द कोज फॉर विच पार्टी कुड नॉट बी ब्लेम। जिसके सफिशिएंट कोज क्या होता है, मतलब जिसके लिए पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। एज सच इन द एब्सेंस ऑफ As such, in absence of provision for exclusion of the period of suspension of legal proceeding, the same can be excluded and is a sufficient cause for condoning the delay under section 5। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, उस पीरियड को एज अ सफिशिएंट कॉज माना, और उसको क्या बोल रहे हैं कि हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। कौन सा, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब हम जो बेसिकली सेक्शन 22 में सीका में जिसको हम एक्सक्लूड करने की बात कर रहे थे, उस पीरियड को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एज अ सफिशिएंट कॉज मान के बोला कि हम हाँ इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। Unless the question of the continuation delay is considered, it will result in injustice as the appellant was statutorily prevented from initiating action against the respondent। मतलब अपीलेंट जो था वो स्टैचुरली प्रिवेंटेड था, क्योंकि एक्ट में ही तो लिखा था कि नहीं जा सकते।
मोरेटोरियम के दौरान। तो अपीलेंट वाज स्टैच्यूटरी प्रिवेंटेड फ्रॉम इनिशिएटिंग अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही आंसर दिया। अब ये सब चीजें जो है ना आपके मॉड्यूल में नहीं है, वैसे इतने अच्छे से जजमेंट मेंशन नहीं कर रखी, पर आप जब जजमेंट जाके पढ़ेंगे कहीं पे भी, ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे जजमेंट, तो वहां पे ये सब दे रखा है। It was also headed an application under Section 7(9) of the FZ. The date of coming into force 1 December 2016 will not be the trigger point of the limitation. Limitation for such application will be 3 years from the date of the right to apply. ये बात हम कर चुके हैं। राइट टू अप्लाई से होता है जहां से आईबीसी आया वहां से कैलकुलेट नहीं करेंगे 3 साल। Pre-existing dispute. The Supreme Court took note of the following fact to conclude that there was a pre-existing dispute between the क्या क्या फैक्टर्स सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली देखे डिसाइड करने के लिए प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है या नहीं है। बोला कि कोरस्पोंडेंस बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग द डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू द अमाउंट पेबल टू द पेलेंट। कोरस्पोंडेंस क्या हुई थी दोनों पार्टीज के बीच में, अमाउंट कितना ड्यू है और कितना रिकंसाइल्ड नहीं हुआ है। द अमाउंट पेबल टू द पेमेंट इन बीएफआर प्रोसीडिंग नॉट बीइंग फॉर्मुलेटेड एंड फाइनलाइज्ड। तो ये सब 3 पॉइंटर्स सुप्रीम कोर्ट ने देखे और ये क्या फाइनली जजमेंट दी कि हाँ प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है और बेसिकली द मैटर वाज नॉट रिमांडेड टू द एनसीएलटी फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 के लिए दोबारा से एनसीएलटी के आगे नहीं भेजा जाएगा, एनसीएलटी ने सही रिजेक्शन एप्लीकेशन करी है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अच्छा, ये क्वेश्चन आईसीएसआई ने कहाँ से दिया वो भी समझ लेते हैं। आईसीएसआई ने ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आईसीएसआई ने यहाँ से लिया हुआ है, देखेंगे आप सब कुछ है। शाह एलॉय को ऐसे बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, शाह एलॉय रिक्वायर्ड, बिल्कुल आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना, बिल्कुल आईसीएसआई ने कॉपी पेस्ट किया, एक एक लाइन, एप्लीकेशन 2 ग्राउंड्स सब। अब ये देखिए क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम पूछे हैं। क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। आईसीएसआई ने इशू जो है बिल्कुल वही बना के दिए। इन कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच ऑपरेशन राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट यू द कॉर्पोरेटर रिमेंस सस्पेंडेड बाय द सेक्शन, बिल्कुल वही। और ये आंसर भी ऐसे ही दिख के आपको आना था। आईसीएसआई की एक्सपेक्टेशन तो ये होगी कि ये सब बिल्कुल उसको आपको एक्सप्लेन करना था और प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के बारे में। ठीक है, तो ये उन्होंने बिल्कुल, मैं तो यही मानूंगा ये क्वेश्चन उन्होंने यहीं से ही उठाया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो ये आप देख लेना, कोई जीएसए प्रिज्म इंसॉल्वेंसी लॉ करके कोई फर्म है, एडवोकेट्स हैं, वहां से ये क्वेश्चन आईसीएसआई ने उठाया है। 6A की तरफ चलते हैं। 6A क्या बोलता है, What are the reliefs that may be granted upon application for recognition of the foreign proceeding as per Article 19 of the Unilateral Model Law? Enumerate the effect of recognition of foreign made proceeding as per the Article 20 of Unilateral Model Law। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल लॉ पूछ रहे हैं, आर्टिकल 19 पूछ रहे हैं और बेसिकली आर्टिकल 20 पूछ रहे हैं। आर्टिकल 19 में भी 3 पॉइंटर्स दे रखे हैं और आर्टिकल 20 में भी कुछ 3 पॉइंटर्स दे रखे हैं बुक में आपकी। तो आप एक बार इनको एक बार रेफरेंस, इनकी रेफरेंस ले लेना और ये हम यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना था। तो चैप्टर नंबर 21 का क्वेश्चन था एक क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुजा टूल्स प्राइवेट लिमिटेड आर रजिस्टर्ड एमएसएमई इज फेसिंग सेवरल कैश फ्लोज इश्यूज एंड वांटेड टू इनिशिएट अ पीपीआरपी। अगेन पीपीआरपी के ऊपर है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि पीपीआरपी इनिशिएट हो चुका है, कॉस्ट इफेक्टिव स्पीडी रिजोल्यूशन है। उन्होंने युगम शर्मा को एक रजिस्टर्ड आईपी है, उनको प्रपोज आरपी बेसिकली क्या करा है। उसके बाद सेक्शन 54B आउटलाइन द ड्यूटीज ऑफ आईपी हु इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज आरपी इन अ पीपीआरपी। यानी कि सेक्शन 54B में लिखा हुआ है कि सेक्शन 54B में लिखा हुआ है कि आईपी हु इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज आरपी उसकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी। These duties are carried out before the application is filed with the adjudicating authority। यानी कि एनसीएलटी को फाइल करने से पहले की ये क्या क्या ड्यूटीज होती हैं वो सेक्शन 54B में लिखी हुई हैं। दिस सेक्शन ensure that only viable cases reach the tribunal and necessary due diligence is done to prevent the abuse of the process। यानी कि एनसीएलटी क्या चाह रही है यहाँ पे मतलब लॉ मेकर्स क्या चाह रहे हैं, लॉ मेकर्स ये चाह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल करने से पहले जो भी एप्लीकेशन बनाई जा रही है, जो भी कंप्लायंस हो, जो भी ड्यू डिलिजेंस हो, वो अच्छे से हो जाए। कौन करेगा, आरपी करेगा। किसकी ड्यूटी है, आरपी की ड्यूटी है। तो यही सेक्शन आने का पर्पस था। एल्यूसिडेट द ड्यूटीज ऑफ मिस्टर युगम शर्मा अंडर सेक्शन 54B(1) ऑफ द इंसॉल्वेंसी। ठीक है, युगम शर्मा की ड्यूटी बतानी है यहाँ पे, जो कि आरपी है, प्रपोज्ड आरपी है। आल्सो मेंशन एट व्हाट पॉइंट विल हिज ड्यूटीज अंडर सेक्शन 54B कम टू एंड, और कब इनकी ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी। तो क्या ड्यूटीज हैं वो 54B(1) में लिखा हुआ है, कब इनकी ड्यूटीज कम एंड होगी 54B(2) में लिखा है। ये प्रोविजन आपके बॉक्स में से आया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा था ना, क्वेश्चन आईपीसी में आया, तो क्वेश्चन फ्रॉम बॉक्स यही वाला है जो आईपीसी में आया हुआ है। ठीक है, 2 सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे बेसिकली बोलते हैं कि इनकी ड्यूटीज एंड हो जाएंगी। पहला, जब कॉर्पोरेट डेटर
फेल टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द पीपीआरपी विद इन द टाइम पीरियड, विद इन द टाइम पीरियड में कॉर्पोरेट डेटर ने एप्लीकेशन फाइल नहीं करी पीपीआरपी की। दूसरा, एप्लीकेशन एडमिटेड और रिजेक्टेड बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी, एप्लीकेशन या तो एडमिट हो गई, रिजेक्ट हो गई, वहां से ये आरबी की ड्यूटीज बंद हो गई। ठीक है, और क्या क्या ड्यूटीज होती है 54B में, आप रेफरेंस ले सकते हैं वहां से। तो ये आपको सेक्शन वाइज अच्छे से मेंशन करना था। आगे चलते हैं। मरीना टेक एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2019 by three partners, Mr. A, Mr. B, and Ms. B and Mr. C, to provide the technology consulting services. By 2024, due to lack of business activity and sustained financial losses, the partner decided to discontinue the operations. ठीक है, यानी कि मरीना टेक एलएलपी थी जिसमें 3 पार्टनर थे। ठीक है, लैक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की वजह से उन्होंने बिजनेस अपना डिसाइड करा कि वो बिजनेस को डिसकंटिन्यू करेंगे। बिलीविंग दैट एलएलपी हैज नो आउटस्टैंडिंग लिएबिलिटी, they opted for voluntarily strike off under Rule 37(1)(b) of the LLP Rule 2009. They passed a resolution for strike off, filed Form 24 with the ROC, submitted affidavit declaring no pending liabilities, attaching CA statement of account भी attach करा, affidavit भी submit करे ROC को, showing zero asset dues and executed indemnity bond submit करे, और agree to indemnify the ROC against future claims, और indemnify भी कर रहे हैं ROC लोग, ये against future claim हो indemnify भी करेंगे। तो ठीक है, इन मार्च 2025 आफ्टर पब्लिक नोटिस एंड नो ऑब्जेक्शन, मरीना टेक एलएलपी वाज ऑफिशियली स्टॉक ऑफ। ठीक है, मरीना टेक एलएलपी का नाम रजिस्टर ऑफ आरओसी के रिकॉर्ड से खत्म हो गया। 2 months later, a vendor new IT solution sent an email to all the designated partner claiming that payment of 9 lakhs for software license supply in 2023 had not been made despite repeated reminders। अब देखिए इसमें हुआ क्या, 2 महीने बाद एक वेंडर आता है न्यू आईटी सॉल्यूशंस, और वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या लिखता है, एक ईमेल भेजता है, और क्या कहता है, क्लेम अपना पेमेंट क्लेम कर रहा है 9 lakhs का, जो उसने सॉफ्टवेयर लाइसेंस अप्लाई करी थी 2023 में। ठीक है, और हैज नॉट बीन मेड डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर। द डायरेक्टर रिप्लाइड दैट एलएलपी इज नो मोर। डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, डायरेक्टर्स कह रहे हैं, यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आएगा, सॉरी ये गलती है, डीपी आएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रिप्लाई दैट एलएलपी इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस एंड हेंस दे आर नॉट लायबल टू मेक द पेमेंट नाउ। ठीक है, कि एलएलपी तो अब नहीं रही और हम भी लायबल नहीं है। Eventually, new IT solution approached the NCLT for the same. The creator presented email record and invoice and delivery confirmations. ठीक है, क्रिएटर ने सारा अपना प्रूफ दिया, वो कह रहा है ना। उसके बाद उसने अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कमेंट इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी 2008 रूल 37 ऑफ द एलएलपी रूल्स वेदर द डेजिग्नेटेड पार्टनर स्टिल लायबल टू मेक पेमेंट, यानी कि क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर आज भी लायबल हैं पेमेंट करने के लिए न्यू आईटी सॉल्यूशन को। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन समझ लेते हैं। मरीना टेक एलएलपी थी, उसके ऑपरेशंस डिसकंटिन्यूड हो गए, 3 पार्टनर थे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हुए, वॉलंटरी स्ट्राइक ऑफ में गए, फिर ऑफिशियली स्ट्राइक ऑफ होगी रजिस्टर से। 2 मंथ बाद न्यू आईटी सॉल्यूशन आई, क्लेमिंग कर रही है अपना पेमेंट 9 lakhs का। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर टू बी कंटिन्यूड आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर रूल 37 सब रूल 5 ऑफ एलएलपी रूल्स में दिया गया है। बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी डिसॉल्व shall continue, LLP dissolved shall continue and may be enforced as if LLP has not been dissolved, यानी कि पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ द एलएलपी एज इफ एलएलपी हैज नॉट बीन डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो ये आपको लिखने थे, लायबल होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वेदर डजंट स्टिल लायबल, यस लायबल, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट देखते हैं। Tripti Organics Limited, a company engaged in manufacturing tools and small machine used in organic farming, was admitted into CIP. ठीक है, under the IBC following default of 112 crore to its financial creditors। ठीक है, यानी कि सीआरपी में कौन गई है, तृप्ति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड गई है। ठीक है, क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया है 112 करोड़ का फाइनेंशियल क्रेडिटर को। द आरपी अपॉइंटेड बाय द एनसीएलटी इनवाइटेड द रिजोल्यूशन प्लान, रिसीव वन प्लान फ्रॉम टूल एंड टैक्स प्राइवेट लिमिटेड। द रिजोल्यूशन प्लान आउटलाइन द मीजर फॉर एसेट मैक्सिमाइजेशन। द रिजोल्यूशन प्लान, अब ये जो पॉइंटर्स मार्क किए गए हैं इसको इंपोर्टेंट, इसको एज अ इंपोर्टेंट कीवर्ड हम पढ़ते हैं। रिजोल्यूशन प्लान में क्या था, मीजर्स फॉर एसेट मैक्सिमाइजेशन भी लिखा था। Include a statement how it has dealt with the interests of all the stakeholders, including financial and operational creditors. Also demonstrate the compliance with all the provisions of law as specified by the board. The plan clearly demonstrated it is feasible, viable, and address the root cause of the default. ये सारे प्रोविजन, ये सारे पॉइंटर्स आपने जब प्रोविजंस पढ़े होंगे उसमें लिखा होगा कि मैंडेटरी कंटेंट क्या होता है रिजोल्यूशन प्लान का, तो उसमें ये सारे पॉइंटर्स लिखे होते हैं ना, इस पॉइंटर्स मेंशन करने होंगे, वही है। COC with 86% voting in favor approved the resolution plan submitted to the executing authority for approval. However, the resolution plan was rejected by the NCLT as it does not provide for the following. क्या कह रहे हैं कि NCLT ने रिजेक्ट कर दिया, किस बेसिस पे, बोल रहा है कि it does not provide the term of the plan, और उसका implementation schedule नहीं लिखा आपने, management and control of the business of corporate data नहीं लिखा during the term,
एडिक्वेट मीन्स ऑफ सुपरवाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये भी मेंशन नहीं करा आपने। तो टूल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंटेंट द रिजेक्शन बाय एनसीएलटी फॉर सच शॉर्टकमिंग इज अनफेयर एंड अनजस्टिफाइड एंड इंटेंड टू फाइल एन अपील विद एनक्लेट। As a counsel for Tool Tech Private Limited, discuss whether the rejection by NCLT is valid. What is the best course of action available to Tool Tech Limited? ये इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन पूछे हैं कि रिजेक्शन एनसीएलटी का वैलिड है नहीं है, तो मैं बोलूंगा रेगुलेशन 38 ऑफ द सीआईपी रेगुलेशन मैंडेटरी कंटेंट में लिखा हुआ है, ये सब चीजें होनी ही चाहिए प्लान का पार्ट। यानी कि जो जो एनसीएलटी ने रिजेक्शन का बेसिस बनाया है, क्या वो सही है एज पर द लॉ, ये सारे कंटेंट होने चाहिए रिजोल्यूशन प्लान में। तो रेगुलेशन एज पर द रेगुलेशन 38 रिजेक्शन जो है एनसीएलटी का वो वैलिड है नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू टूल टेक प्राइवेट लिमिटेड सच के सिनेरियो। वो अपील कर सकता है, अपील कर सकता है। अपील में क्या बोल सकता है कि ये वो रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, कि उसको डायरेक्शन दे दी जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो नहीं था, उसको डायरेक्शन दी जाए और वो रिवाइज प्लान सबमिट करे, ठीक है, क्योंकि वो प्लान अपना रिवाइज करेगा, ये सारे कंटेंट लेके और उसको सबमिट करेगा। शॉर्ट कमिंग से ऊपर था, क्योंकि ये शॉर्ट कमिंग्स ही थी इन छोटी सी बात के लिए, बेसिकली वो एनसीएलटी रिजेक्ट नहीं कर सकती एप्लीकेशन, उसका कहना इतना ही था। तो क्या वो अपील करेगा और उसके बाद क्या करेगा, हाँ एज पर द लॉ इट इज मैंडेटरी था, अब वो क्या चाहते हैं, वो रिवाइज प्लान सबमिट करना चाहते हैं। तो एनक्लेट बेसिकली क्या करेगा, एप्लीकेशन को नीचे भेज देगा एनसीएलटी के बाद। ये एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। दूसरा, कंपनी खुद से तो नहीं कहेगी कि हाँ जी अब हम लिक्विडेशन में जाएंगे, इतनी सी बात होने के बाद, खैर नॉन कंप्लायंस तो है, पर ये कंपनी खुद से तो नहीं कहेगी कि हम सेक्शन 33 में लिक्विडेशन में जाएंगे, एनसीएलटी ने प्लान रिजेक्ट कर दिया, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम तो लिक्विडेशन का ऑप्शन है हमारे पास। तो ये ऑप्शन कंपनी खुद से तो नहीं कहेगी, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो ये होगा, रिवाइज प्लान सबमिट करने के लिए होगी, ठीक है। तो यहीं तक था आईबीसी का पार्ट आपका। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अभी भी पेंडिंग है। इतना करने के बाद अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, जो कि काफ़ी लेंथी है और स्टूडेंट को कभी भी वो इनिशियली अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करा, नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 जो है वो थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही टिपिकल था, पर हम देखेंगे। देखिए, अलेक्सा लाइसेंस लिमिटेड एएलएफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके बेसिकली 4 वर्टिकल्स थे, बिजनेस वर्टिकल्स थे। पहला फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, वेलनेस, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट एंड डायग्नोस्टिक्स। एएलएफ लिमिटेड 75 ईयर ओल्ड ट्रेडिशनल फार्मा कंपनी इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये एएलएफ लिमिटेड जो थी वो बैकबोन है कंपनी की, फार्मा बिजनेस है इनका। और ओवर द पास्ट ईयर द कंपनी हैज एक्सपेंडेड ऑपरेशन थ्रू वेलनेस एंड न्यूट्रिशन डिवीजन में भी कंपनी गई हुई है, ठीक है। विच हैज एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ ड्रिवन बाय राइजिंग डिमांड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स। Evercare Path Labs is a wholly owned subsidiary is yet another diversification venture of the EALF Limited। यानी कि ALF लिमिटेड की एक wholly owned subsidiary है Evercare Path Labs, ठीक है, जो एक डाइवर्सिफिकेशन वेंचर है, विच थ्रू हाई ग्रोथ यूनिट बट लैक्स सिनर्जी विद अदर फार्मा एक्टिविटीज। यानी कि हाई ग्रोथ तो है बट दूसरे डिवीजन के साथ इसकी कोई सिनर्जी नहीं है, ठीक है। The stakeholder has raised concern that the company diversified structure might dilute the overall performance। नहीं, कंपनी का इतना डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर हो चुका है, इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है कंपनी की वो डाइल्यूट हो रही है, एंड वैल्यूएशन भी। Investing too much in expansion without a clear strategy can make the business vulnerable to market changes or operational failures, increasing the risk of substantial financial losses। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट कर देना इतना सब कुछ एक्सपेंशन के लिए बिना किसी स्ट्रेटेजी के, इससे क्या होगा, ऑपरेशनल फेलियर्स होंगे और इंक्रीज रिस्क का चांस बढ़ जाएगा। दे सजेस्ट टू शेड ऑफ द नॉन कोर यूनिट टू फोकस ऑन कोर एरियाज, ठीक है, कि वो क्या बोल रहे हैं, कि सजेस्ट क्या कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स बोल रहे हैं कि हमें नॉन कोर यूनिट्स को बंद कर देना चाहिए और फोकस करना चाहिए कोर एरिया से। तो ये इस लाइन से हमें क्या याद आना चाहिए, डाइवर्सिटी की बात हो रही है। डाइवर्सिटी का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें यही तो है कि कोर यूनिट पर फोकस करना। But the management feel a strong sense of ownership and pride over the unit they have personally developed and nurtured, making it difficult to let them go। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की यही है, मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। मैनेजमेंट को क्या है, मैनेजमेंट को अब लगता है कि हाँ, उनको ओनरशिप फील होती है, प्राइड फील होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनली डेवलप्ड करी है, इतने सारी वेंचर्स बनाए, इतना बड़ा ग्रुप बनाया है, ठीक है, तो उनको लग जाता है कि हम इसको बंद नहीं कर सकते। बस ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ओनरशिप उनके दिमाग में खटा करिए बार बार। उसके बाद है द सजेशन ऑफ डाइवर्सिटी इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू देम। मैं कह रहा था ना डाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो यहाँ आ भी गया, डाइवर्सिटी की बात हो रही है, इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू देम।
इन रेस्पॉन्स टू दिस डेडलॉक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव हायर्ड, अब ये एक डेडलॉक बन गया है ना, क्या करें क्या नहीं करें, तो एक डेडलॉक बन गया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक अग्रिम बासु एक पर्सन को हायर किया एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शन टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ हाई ग्रोथ डिवीजन, कि स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या क्या हैं उनके पास जिससे वो हाई ग्रोथ डिवीजन को अनलॉक कर सकें, एंड इंप्रूविंग फोकस ऑन इट्स कोर फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस। मिस्टर बासु हैज सजेस्टेड अ स्कीम एक्सप्लेन्ड दैट द कंपनी में ऑफर डाइवेस्टर, मास्टर बासु ने एक स्कीम बनाई और एक्सप्लेन करें कि कंपनी डाइवर्सन में जा सकती है, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कर सकती है, बायबैक कर सकती है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ले सकती है टू एनहांस द शेयर होल्डर वैल्यू एंड ऑप्टिमाइज द ऑपरेशनल फोकस। Together, these steps will reflect the Procatic financial management strategic clarity, positioning sustainable long-term growth while maintaining investor competitiveness and market competitiveness. Convinced with the suggestion of Mr. Basu, the following scheme is formulated. अब एक स्कीम बनाई, क्या बनाई स्कीम? डाइवेस्ट करेंगे किसको? एफकेआर पाथ लैब्स को, और सेपरेट एफकेआर पाथ लैब्स को फॉर वैल्यू अनलॉकिंग एज, ये सेपरेटली बनाएंगे, बोल रहे हैं या तो डाइवेस्ट करेंगे एफकेआर पाथ लैब को, ये सेपरेट करेंगे एफकेआर पाथ लैब को फॉर वैल्यू अनलॉकिंग के लिए वाया कार्व आउट के थ्रू। ठीक है, दो बातें आ गई, या तो डाइवेस्ट करेंगे या सेपरेट करेंगे कार्व आउट के थ्रू। कार्व आउट मतलब इक्विटी कार्व आउट की बात हो रही है, डीमर्जर। एज अ डायग्नोस्टिक बिजनेस नो लॉन्गर अलाइन विद एएलएफ लिमिटेड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के साथ ही अलाइन नहीं हो रहा एएलएफ के साथ। उससे जो प्रोसीड्स आएंगे फ्रॉम द अबव टाइप, इससे जो प्रोसीड्स से जो पैसा आएगा, डाइवर्सन में क्या होता है, सेलिंग ऑफ बिजनेस होता है, डिस्पोज ऑफ होता है, ठीक है, उससे जो पैसा आएगा, या फिर सेपरेट करेंगे कार्व आउट, उसका मतलब ये हम समझेंगे उसमें भी पैसा आता है, उससे हम प्रोसीड जो आएंगे उससे हम हाई इंटरेस्ट डेट पे करेंगे 500 करोड़ का, टू इंप्रूव द डेट इक्विटी रेशियो एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, बैक करेंगे, बाय बैक करेंगे सेक्शन 68 में, यूटिलाइजिंग 8 करोड़ ऑफ द प्रोसीड, यानी कि जो प्रोसीड आएंगे वहां से 800 करोड़ हम बायबैक में लगाएंगे, जिससे हम ईपीएस इंप्रूव करेंगे, मे हेल्पिंग मार्केट परसेप्शन ड्यूरिंग फ्यूचर टेक ओवर, पोटेंशियली रिड्यूसिंग एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है, जिससे क्या होगा, ईपीएस इंप्रूव होगा। बायबैक से ईपीएस कैसे इंप्रूव होता है? बायबैक से ईपीएस ऐसे इंप्रूव होता है कि नेट इनकम तो सेम रहेगी, प्लस जो डिनोमिनेटर है हमारा शेयर आउटस्टैंडिंग का, वो बायबैक के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिससे क्या है, ईपीएस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं ईपीएस हमारा बढ़ जाएगा। With remaining proceed, a strong financial position post buyback, ALF Limited will be all set for merger and acquisition, यानी कि ये सब करने के बाद ALF Limited आराम से acquisition merger में जा सकती है। ठीक है जी। The process of merging with another company or acquiring company is complex, complex तो है ही, क्योंकि बहुत सारी compliances हैं, tax implications हैं, ramifications हैं, तो ये इंश्योर करते हैं द टर्म ऑफ द डील बेनिफिट बोथ द पार्टी, जो डील है वो दोनों पार्टी को बेनिफिट दे। एएलएफ लिमिटेड ने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की टीम बुलाई, लॉयर की टीम बुलाई, प्रोफेशनल्स की टीम को बनाया, और इसके बेसिकली ऑन देयर बिहाफ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल डील विद द फ्रेमवर्क ऑफ द एप्लीकेबल लॉज, यानी कि एक बेस्ट पॉसिबल डील हम बेसिकली स्ट्रक्चराइज एक रोड मैप बना सकें। ठीक है, इसके लिए आफ्टर राउंड ऑफ डेलिब्रेशन, आफ्टर ड्यू डिलिजेंस ऑफ वेरियस ऑप्शंस, एएलएफ लिमिटेड ने बेसिकली सिलेक्ट करी देवोनिया लिमिटेड को फॉर एक्विजिशन के साथ, एज दिस कंपनी विच कुड ऑफर एएलएफ लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल देगी कंपनी को, गेन एक्सेस टू न्यू मार्केट, आर&डी, ऑटोमेशन प्रोसेस, कंपनी ये सब चीजें कर सकती है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट शेयर को अपने बढ़ा सकती है, ठीक है, न्यू आर&डी फैसिलिटी हो सकती है, ऑटोमेशन प्रोसेस आ सकता है, ठीक है, एंड अबव ऑल अचीव ऑपरेशनल सिनर्जी इन कोर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, और कंपनी क्या है, एक कोर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही आगे बढ़ेगी। अभी तक कंपनी क्या थी, एक नया डाइवर्सिफिकेशन लेके आ गई थी जो कि अलाइंड नहीं हो रहा था कोर फार्मा एक्टिविटीज के साथ। ठीक है, इवेंचुअली एएफ लिमिटेड एक्वायर्ड देवोनिया लिमिटेड एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन 1 अप्रैल 2025। पूरी केस स्टडी समझ में आ गई? ठीक है, वर्ड टू वर्ड पढ़ ली हमने। अब क्वेश्चन पूछेगा यहाँ कुछ इस फैक्ट्स पे ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, स्टेक होल्डर सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ डाइवर्टिंग कैपिटल एंड एफर्ट इनटू मेनी डिफरेंट एरियाज द कंपनी शुड कंसोलिडेट इट्स रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट फोकस मोर इफेक्टिवली इनटू 10 कोर कॉम्पिटेंसीज। स्टेक होल्डर तो क्या ही रहते हैं, ठीक है, अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ डाइवर्टिंग द फंड्स या डाइवर्टिंग द कैपिटल इनटू टू मेनी डिफरेंट एरियाज। वेयर मैनेजमेंट पर मैनेजमेंट का प्राइड आ रहा था, ओनरशिप सेंस आ रहा था, तो वो नहीं है, हार्ड अर्न्ड यूनिट्स है मैनेजमेंट की। तो एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर आपको दिस डेडलॉक को खत्म करना है और एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन फुल डाइवर्सिटी एंड इक्विटी कार्व आउट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट को ये सब बातें क्लियर नहीं हो रही थी। विच वन ऑफ द अबव डिड यू सजेस्ट टू अनलॉक द वैल्यू, क्या एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वहां पे क्या था, ऊपर वाली स्कीम में क्या था, या तो डाइवर्स्ट कर रहे थे हम, या फिर क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे थ्रू इक्विटी कार्व आउट। तो यहाँ पे इनको आपको डिफरेंस बताना है मैनेजमेंट को, और दूसरा बताना है कि क्या बेस्ट रहेगा,
और एक्सप्लेन करना है हाउ डू यू प्रेजेंट द रेस्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी बोथ ऑफ देम टू गेन अप्रूवल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, और ये 5 मार्क्स में पता नहीं आईसीएसआई ने कैसे पूछ लिया है यहाँ पे, मतलब पूरा एक्सप्लेन करनी है स्ट्रेटेजी, कैसे आप अप्रूवल लोगे डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग में, बाय बैक और एक्विजिशन का, कैसे स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करोगे, वो पूरी स्ट्रेटेजी इन्होंने 5 मार्क्स में पूछ ली। डाइवेस्टर तो पूछ ही लिया, इक्विटी कार्व आउट भी पूछ लिया, पर पूरी एक स्ट्रेटेजी भी पूछ लिया। ठीक है, डाइवेस्टर क्या होता है वो समझ लेते हैं। डाइवेस्टर क्या होता है, मींस सेलिंग और डिस्पोजेबल ऑफ एसेट ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग डिवीजन यूजुअली फॉर कैश और नॉट अगेंस्ट इक्विटी शेयर। जिससे क्या होगा, ग्रेटर लिक्विडिटी होगी, रिड्यूस करेंगे डेब्ट बर्डन। मतलब जहाँ पे आप सेल कर देते हो बिजनेस को, डिस्पोज कर देते हो, किसके लिए, कैश के लिए, इक्विटी शेयर नहीं आएंगे, बदले में क्या आएगा, कैश आएगा, जिससे क्या है, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और डेट बर्डन भी कंपनी का रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी डेट को पे ऑफ कर देगी। ठीक है, इक्विटी कार्व आउट में क्या होता है, कुछ परसेंटेज जो शेयर है सब्सिडी, क्योंकि वो होली ओन सब्सिडी थे, तो कुछ परसेंटेज जो है शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी का, वो पब्लिक को हम दे देते हैं। ठीक ठीक है, क्या बोले तो पब्लिकली ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स कर रहे हैं सब्सिडरी एंटिटी का। ठीक है, और जो कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा, वो अभी भी पेरेंट कंपनी के पास रहेगा। तो इस केस में एएलएफ लिमिटेड के पास कंट्रोल रहेगा, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर जो है सब्सिडरी कंपनी के, हम वो पब्लिकली दे देंगे, और वहां से जो पैसा आएगा फिर हम उसको फर्दर यूज करेंगे। ठीक है, बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट इस केस में इक्विटी कार्व आउट ही रहेगा। इक्विटी कार्व आउट ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट को भी तो देखना है ना। देखो, मैनेजमेंट को भी देखना है ना, डाइवर्सन में ओनरशिप ट्रांसफर्ड हो रही है, फ्यूचर में फर्दर कंट्रोल नहीं रहेगा। नो पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर, इमीडिएट कैश, कैश इनफ्लो तो आएगा, पर कोई भी ओनरशिप, कोई भी फ्यूचर कंट्रोल नहीं रहेगा, पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा मैनेजमेंट में, ओनरशिप हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। कार्व आउट में सेपरेट लिस्टिंग ऑफ सब्सिडरी हो जाएगी, पेरेंट अभी भी मेजॉरिटी स्टॉक में है, क्योंकि कुछ परसेंटेज ही तो दे रहे हैं सब्सिडरी का। स्ट्रेटेजी कंट्रोल मेरे पास रहेगा, कैश इनफ्लो। अब मैं वो लाइन इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि मैनेजमेंट का सेंस ऑफ ओनरशिप है, फील करती है। ठीक है, हार्ड एंड उनका हार्ड वर्क लगा हुआ है। ठीक है, वो बोल रहे थे ना कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, रिटेंशन चाहती है, उनकी लीगेसी है उसको प्रिजर्व करना चाहती है, सेंस ऑफ ओनरशिप, उनका प्राइड उनके आगे आ रहा है, तो वो बेचना नहीं चाहते हैं बेसिकली। तो इसलिए इक्विटी कार्व आउट यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन रहेगी इंस्टीट्यूट ऑफ डाइवेस्टर। डाइवेस्टर में तो उनकी एंटिटी किसी और के पास चली जाएगी, तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं। मैनेजमेंट बार बार यही कह रहा था कि strong sense of ownership and pride over the unit they have personally developed and nurtured, making it difficult to let them go। ठीक है, तो यही रीजन है, इसलिए मैं बोल रहा था ये इंपॉर्टेंट है, यही रीजन है कि फर्स्ट वाले केस में हम बोलेंगे कि हम इक्विटी कार्व आउट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो विच वन ऑफ द अबव डिड यू सजेस्ट टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ एएलएफ हाई ग्रोथ बट नॉन कोर बिजनेस यूनिट, जो मैनेज, जो स्टेक होल्डर को भी एक्सेप्टेबल हो और मैनेजमेंट को भी हो। तो स्टेक होल्डर को इक्विटी कार्व आउट भी सही रहेगा, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। ठीक है, सेपरेट भी हो गई, आप देखोगे ना, सेपरेट भी हो गई, उसके बाद स्टेक होल्डर की वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी, फोकस भी बढ़ गया, क्योंकि पेरेंट कंपनी पे ज्यादा फोकस रहेगा, वो तो सेपरेट हो गई, उसका मैनेजमेंट भी मतलब उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगा, कंट्रोल तो रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इक्विटी कार्व आउट इज द बेस्ट ऑप्शन। अब जो स्ट्रेटेजी है, हाउ डिड यू प्रेजेंट द रेस्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी बोथ ऑफ देम टू गेन द अप्रूवल ऑफ डेब्ट, यानी कि डेब्ट स्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट डेब्ट स्ट्रक्चरिंग का अप्रूवल भी लेना है आपको, बायबैक का अप्रूवल भी लेना है सेक्शन 68 में, और एक्विजिशन का भी लेना है। तो ये सब अप्रूवल, ये सब कैसे प्रेजेंट करोगे, तो ये सब हम कैसे दिखाएंगे, हम स्ट्रेटेजी में दिखाएंगे। देखते हैं अभी स्ट्रेटेजी, हमने स्ट्रेटेजी यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, बेसिकली की पॉइंटर्स हैं, हम स्ट्रेटेजी पेपर में वहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आएंगे। ये कुछ पॉइंटर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कार्व आउट, सबसे पहले स्टेज वन क्या था हमारा, कार्व आउट था, जिसमें हमारी कैपिटल जो है वो वेस्ट नहीं हो रही, हम उसको रीएप्लॉयड कर देंगे एफिशिएंटली। कैसे करेंगे वो उसमें लिखा ही हमने, आगे भी बताएंगे, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, बायबैक करेंगे, डेब्ट पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन डायग्नोस्टिक इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन होगी, क्योंकि क्योंकि हमारी एंटिटी जो है वो सेपरेट हो चुकी है, तो उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन होगी, तो जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। कंट्रोल रिटेन रहेगा, ब्रांड लीगेसी प्रिजर्व रहेगी, फ्यूचर इंटीग्रेशन पॉसिबल, ये एक ऑप्शन हो सकता है। स्टेज टू में हम डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, तो जिससे डेब्ट इक्विटी रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस डेब्ट बर्डन होगा, इंप्रूव क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी, एनहांस बोरिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, जिससे स्टेक होल्डर क्या है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, रिड्यूस रिस्क कम हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है, तो इन बेसिस पे ही तो हम अप्रूवल लेंगे। तो यही तो बेसिकली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम मेंशन करेंगे, या फिर मैनेज स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे अप्रूवल लेने से पहले। बाय बैक में तो 800 करोड़ हम बेसिकली करेंगे, रिड्यूस आउटस्टैंडिंग शेयर, इंप्रूव ईपीएस, सिग्नल्स कॉन्फिडेंस, प्रिवेंट करेगा अंडर वैल्यूएशन। स्टेक होल्डर के लिए क्या, बायबैक इंडिकेट एथिकल कैपिटल एलोकेशन हो गया, इंप्रूव आरओई शेयर होल्डर रिटर्न्स, मैनेजमेंट के लिए मार्केट प्राइस क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी हो गया।
ठीक है। ऐसे ही एक्विजिशन के लिए हो गया कि सिनर्जी विद कोर फार्मा, सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेस टू R&D, ऑटोमेशन प्रोसेस, मार्केट एक्सपेंशन, कॉस्ट एफिशिएंसीज, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सिनर्जी नो डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सिनर्जी क्रिएट हो रही है। तो ये सब चीजें क्या, ये सब हम एक स्ट्रेटेजी जो है हम प्रेजेंट करेंगे स्टेक होल्डर को अप्रूवल लेने के लिए। ऐसे ही अप्रूवल थोड़ी मिल जाएगा, हमें एक्सप्लेन करना होगा ना ये सब चीजें, ये सब पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने होंगे स्टेक होल्डर्स को, तभी तो हम अप्रूवल लेके आएंगे। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी एक पार्ट ही हुआ है उसका, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बोलता है एज पर द प्लान सजेस्टेड बाय मिस्टर As per the plan suggested by Mr. Agrin Basu, the company successfully used a part of sale proceed for the buyback under section 68. 68 के अंदर buyback के लिए पैसे यूज कर रही हैं। You are the head of the legal department of ALF Limited. Need to draw the management attention toward regulation 11. लीगल डिपार्टमेंट के आप हेड हो, आपको मैनेजमेंट को बताना है रेगुलेशन 11 के बारे में, जो बोलता है एक्सटिंग्विशमेंट एंड फिजिकल डिस्ट्रेस सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बोर्ड है। सेबी की रेगुलेशंस की बात कर रहा है। अब पता नहीं सेबी की रेगुलेशंस की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर कहीं लिस्टेड की बात तो हुई नहीं थी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है पर लिस्टेड की बात नहीं, पर यहाँ पे रेगुलेशन 11 की बात करी। तो मैंने यहाँ पे रेगुलेशन 11 को एक्सप्लेन किया हुआ है। कंपनी फिजिकली डिस्ट्रॉय करती है सर्टिफिकेट्स। ठीक है। कंपनी क्या करती है, फिजिकली डिस्ट्रॉय करेगी, एक्सटिंग्विशन करेगी शेयर सर्टिफिकेट्स को इन प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार टू, किसके सामने, रजिस्ट्रार टू इशू, मर्चेंट बैंकर एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर। कितने दिनों में, विद इन 15 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द शेयर। ठीक है। ऑल सिक्योरिटीज बॉट बैक, जो भी सिक्योरिटीज कंपनी बाय बैक करी है वो एक्सटिंग्विश करेगी विद इन 7 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द बाय बैक पीरियड। ठीक है। तो ये दोनों टाइमलाइन ही दे रखी है। सारी सिक्योरिटी जो कंपनी ने बायबैक करी है वो एक्सटिंग्विश होना चाहिए 7 दिनों के अंदर ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड, और ये 15 दिन एक्सीड नहीं कर चाहिए 7 डेज इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड। सिक्योरिटीज अगर कोई डीमेटलाइज है वो एक्सटिंग होंगी और डिस्ट्रॉयड होंगी इन अ मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 1996 में। कंपनी उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस देगी, ड्यूली सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार नहीं है तो मर्चेंट बैंकर, 2 डायरेक्टर, वन ऑफ whom shall be MD और सेक्रेटेरियल ऑडिटर। कितने दिनों में, विद इन 7 डेज ऑफ द एक्सटिंग्विशमेंट एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है। तो ये क्या है, रेगुलेशन 11 है, ये आपको लिख के आनी थी। ये तो इजी क्वेश्चन था, पर पहले वाला थोड़ा सा टिपिकल था। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या बोलता है, heading of the special team assigned with the task of proposing or finalizing a merger acquisition, you are very well understand there is a host of factor from the economic, commercial, legal perspective। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक, कमर्शियल, लीगल पर्सपेक्टिव से मर्जर को फाइनलाइज करने के लिए, which require consideration before initiating a merger or amalgamation exercise. Create a detailed list of such factors before initiating the signed task। यानी कि आपको फैक्टर्स बताने क्या क्या हमें ध्यान में रखने हैं फाइनलाइज करने से पहले मर्जर को। ठीक है। फाइनलाइज करने से पहले या फाइनलाइज करते टाइम क्या क्या हमें फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, फ्रॉम द इकोनॉमिक, फ्रॉम द कमर्शियल एंड फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव। और ये क्वेश्चन मॉड्यूल से आया, और ये पैराग्राफ भी मॉड्यूल से ही आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से। क्या क्या प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टीज, ड्यू डिलीजेंस करवाएंगे, थर्ड पार्टी कंसेंट रिक्वायर्ड है नहीं है। ठीक है। टैक्सेशन, रिस्क क्या है, ट्रांजेक्शन जो है, ये जो मर्चेंट की ट्रांजेक्शन है वो मेरे एक्जिस्टिंग लोन एंड फाइनेंस एग्रीमेंट पे इंपैक्ट तो नहीं करेगी, ये भी देखना रहता है। एग्जिस्टिंग चार्जेस मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, गारंटी इंडेमनिटीज क्या है, लाइसेंसेस क्या है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, व्हाट आईपीज यूज इन द बिजनेसेस, कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यूज होते हैं बिजनेस में, वो सब ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग कौन कौन से, कंपनी के पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस कौन से हैं। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक भी है, कमर्शियल भी है और लीगल भी दिया हुआ है। डी पार्ट देखते हैं। एट द टाइम ऑफ प्री एक्विजिशन लीगल ड्यू डिलिजेंस ऑफ देवोनिया लिमिटेड। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आउट ऑफ द बॉक्स भी है, ये अकाउंटिंग की बात करता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्री एक्विजिशन लीगल ड्यू डिलिजेंस ऑफ देवोनिया लिमिटेड, यानी कि जब भी हमने लीगल ड्यू डिलिजेंस किया हुआ देवोनिया लिमिटेड का एक्विजिशन से पहले, इट केम टू लाइट दैट देवोनिया लिमिटेड फेसिंग अ लॉ सूट फाइल्ड बाय कस्टमर। यानी कि एक लॉ सूट बेसिकली फाइल्ड है देवोनिया लिमिटेड के अगेंस्ट, एलिजिंग एलर्जिकल नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट विद अ पोटेंशियल लायबिलिटी 30 लाख रुपए की। यानी कि लायबिलिटी 30 लाख रुपए की है उसमें। क्या, कस्टमर बेसिकली क्या केस लगाया है देवोनिया लिमिटेड के, एलर्जिक नेचर है प्रोडक्ट्स का। ठीक है। Hence, as a part of acquisition agreement, the seller of the Devonia Limited provide an indemnification। यानी कि एक्विजिशन एग्रीमेंट, यानी कि एएलएफ और देवोनिया के बीच का जो एग्रीमेंट हुआ है, जो सेलर है देवोनिया लिमिटेड ने बोला है वो इंडेमनिफिकेशन करेंगे किसको, अलेक्सा लाइसेंस लिमिटेड को, एएलएफ को, फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ एनी लॉसेस ग्रेटर देन 12 लाख। यानी कि 12 लाख से अगर ग्रेटर देन कोई भी लॉसेस हुआ तो उसका हम रीइंबर्समेंट करेंगे। ये इंडेमनिफिकेशन, यानी कि एक एक्विजिशन एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज रखा गया होगा, इंडेमनिफिकेशन क्लॉज, उसमें इस रीइंबर्समेंट की बात की गई होगी। ठीक है। एएलएफ लिमिटेड रिकॉग्नाइज द फेयर वैल्यू कंटिजेंट लायबिलिटी 30 लाख रुपए। फेयर वैल्यू कंटिजेंट लायबिलिटी की कितनी निकाली, 30 लाख रुपए, और पोटेंशियल लायबिलिटी भी 30 लाख की थी।
Calculate the amount of indemnification asset क्या होंगे while doing the acquisition accounting in ALF. Also brief the management about the concept and treatment of indemnification asset and discuss what were the circumstances such assets are recognized. यानी कि पूछ रहा है कि amount of indemnification asset क्या होगा while doing the acquisition accounting. उसके बाद मैनेजमेंट को indemnification asset के बारे में भी बताओ, और पूछ रहा है ट्रीटमेंट क्या होगा इंडेमनिफिकेशन एसेट का, और किस एसेट किस सर्कमस्टांसेस में ये सब रिकॉग्नाइज होते हैं। तो चार पांच बातें उन्होंने पूछ ली, ठीक है। तो पहली बात तो कैलकुलेशन देनी पड़ेगी, और इंडेमनिफिकेशन का एसेट ये जो है ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक में दिया हुआ है अकाउंट्स के चैप्टर में, ये रहा। और ये एग्जाम्पल भी ऐसे ही दिया हुआ है, आप ये आपकी बुक से ही उठाया हुआ है। सन फार्म एग्जांपल देख लेते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सन फार्मा लिमिटेड ने रैनबैक्सी को एक्वायर किया इन बिजनेस कॉम्बिनेशन 1 अप्रैल 2021। रैनबैक्सी लिमिटेड इज बीइंग sued by one of its customer for side effect of medicine, बिल्कुल वैसा ही है, 25 लाख रुपीस का। The seller of the Ranbaxy Limited provided an indemnification to Sun Pharma for the reimbursement of losses greater than 10 lakh, and at the acquisition date Sun Pharma determined the recognized fair value, आपके क्वेश्चन में भी फेयर वैल्यू 30 लाख रुपए दे रखी थी, ठीक है। और लॉसेस ग्रेटर देन 10 लाख की जगह आपके क्वेश्चन में 12 लाख दे रखे थे, ठीक है। तो इस केस में आपको इंडेमनिफिकेशन एसेट की वैल्यू निकालनी थी, जो कि 30 लाख माइनस 12 लाख, यानी कि 28 लाख, सॉरी 18 लाख हो जाती, ठीक है। तो आपको पहले यही लिखना था, पहले तो यही था कैलकुलेशन और इंडेमनिफिकेशन एसेट की। दूसरा, अब इसमें ये कॉन्सेप्ट दे रखा है आपके मॉड्यूल में, ये आपको एक्सप्लेन करना था। सर्कमस्टांसेस आपके मॉड्यूल में दे नहीं रखे हैं, ट्रीटमेंट आपके मॉड्यूल में दे नहीं रखा है, ये आप कहाँ से लेंगे, ये इंड एएस 103 का कॉन्सेप्ट है। जब आप इंड एएस पढ़ते हैं वहां पे ये पैराग्राफ में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ही मैं कह रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं एज अ कॉन्सेप्ट की। Seller may indemnify the acquirer against the loss above a specified amount on a liability arising from a particular contingency, क्योंकि हमने नीचे पढ़ा। In other words, the seller will guarantee that the acquirer liability will not exceed a specified amount. As a result, acquirer obtain an indemnification asset, ठीक है। The acquirer shall recognize an indemnification asset at the same time to recognize the indemnified item is on the same basis as the indemnified item, ठीक है। तो यही है ट्रीटमेंट, इतना ऐसे कुछ नहीं दे रखा है, एलोकेट नहीं कर रखा, सिर्फ एक सिंपल पैराग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सो यहीं पे आपका ये एनालिसिस एंड होता है। हमने सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। होप यू आर लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।